Good morning to all. Today our session is about the unit 6 of contract and account, and that is specifications, right? So in last session we have studied about payments and how we made bills. Okay, so that was all about making payment to the contractor and PWD accounts. But आज के सेशन में हम लोगों को क्या देखना है कि जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं किसी भी आइटम ऑफ द वर्क का, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसकी क्या ज़रूरत है, प्लस वो किस तरह से होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए, कैसे फॉर्म करेंगे किसी स्पेसिफिकेशन को। बिकॉज आपने जो पिछले चैप्टर्स वगैरह पढ़े होंगे तो स्पेसिफिकेशन जो है हर जगह एक मायने रखता है। जब आप किसी काम को देखते हैं कि जब आप एमबी भरते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं किसी भी वर्क के लिए, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन और आफ्टर द प्रोग्रेस, बिफोर ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो किस पे बेस्ड होता है, वो स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड होता है कि हमारा स्पेसिफिकेशन के ऊपर उतना काम हुआ है कि नहीं, उस तरह का काम हुआ है कि नहीं। और ये क्या हो जाता है, आपको एक तरह का लीगल एस्पेक्ट है कि अगर मानिए हमारा स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे पेमेंट जो है रिड्यूस रेट पे पेमेंट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे एक ये केस बनता है इस तरह का कि हाँ स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं होना चाहिए था, जो हमारा स्पेसिफिकेशन चाहिए वैसा काम होना चाहिए, जो हमारा टूल्स एंड प्लान जो एग्रीमेंट में है उसी तरह से काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ये सब आगे चल के एक डिस्प्यूट का मुद्दा बन जाता है। तो स्पेसिफिकेशन जो आपका है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में किसी को आइडिया है क्या चीज़ है स्पेसिफिकेशन? जिन्होंने पढ़ा, किसने पढ़ा? सर स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेंडर निकालते हैं, जो भी काम करना होता है, उसमें क्या काम करवाना है हमको, उसके बारे में हम लोग लिख के देते हैं, उसका डिटेल लिख के देते हैं पूरा। मीनिंग हुआ कि हम लोग जो है जो काम कराना है, ठीक है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उस आइटम के बारे में बताना है। तो वो स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे कि हाँ इसमें देखेंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगा कि ये मान लीजिए हमारा अर्थवर्क करना है तो कितना, कैसे अर्थवर्क करना है, उसका लीड और लिफ्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें लिखी रहती है। एक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसी को हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। प्लस आप हर चीज़ का स्पेसिफिकेशन देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेगा, अर्थ वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, तो सबका स्पेसिफिकेशन में सब तरह की बातें आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन इस पर देंगे हम लोग। तो स्पेसिफिकेशन जनरली हम लोग क्या देता है आपको, ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी आइटम ऑफ द वर्क जो है आपको देता है। तो स्पेसिफिकेशन टेल अस the detailed information about how an item of the work is or should be done, मतलब कैसा हमारा काम है, ठीक है, और ये कैसे किया जाएगा वो भी रहता है, आपको कैसे होना चाहिए ये लिखा रहता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इस चीज़ रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग और एक और चीज़ आप अगर देखते हैं कि आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं तो उसका ड्राइंग भी होता है ना। तो ड्राइंग है तो ड्राइंग से ही हम लोग को सब कुछ समझ जाना चाहिए था, फिर स्पेसिफिकेशन का क्या जरूरत पड़ा, बताइए तो। ड्राइंग भी तो हमें मिलता है, मान लीजिए ड्राइंग इसमें भी जो है हमने ना तैयार सर, किया है। हाँ सर स्पेसिफिकेशन में जो होता है हर एक पर्टिकुलर आइटम का सर मतलब डिटेल दिया रहता है सर, और उसमें जो वर्कमैनशिप जो यूज करते हैं सर उसके बारे में पूरा डिटेल दिया रहता है सर, लेकिन ड्राइंग सिर्फ हाँ, वेरी गुड सफिशियंट वेरी गुड, ये है। चीज़ है। हाँ संदीप। सर ड्राइंग में क्या है कि हर चीज रहती है, जो प्लास्टर सब के बारे में उतना डिटेल से सारा चीज नहीं रहता है। और स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि वो सारा चीज डिटेल से रहता है, इसलिए हमें आसानी हो जाता है समझने में कहाँ पे कितना ठीक का प्लास्टर करना है। एक चीज़ और की स्पेसिफिकेशंस जो है, ठीक है, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको पुट करना, मान लीजिए ड्राइंग सीट है, ठीक है, ड्राइंग में प्लान में हम लोग अगर उसको लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो ड्राइंग ड्राइंग नहीं रहेगा। पूरा स्पेसिफिकेशन आप जब वहाँ लिख दीजिएगा तो नहीं रहेगा ड्राइंग। तो ड्राइंग में एक्चुअली क्या रहता है, आपको उसमें आपका क्या है, उसमें सारा ये एक तरह से दिया हुआ है, आपका डायमेंशंस दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है, पोजीशन दिया, तो हर चीज़ वहाँ पर वो चीज़ रहता है। बट वो क्या है,
कैसे करना है काम को, किस तरह का काम है वो नहीं रहता है। किस यहाँ टूल्स एंड प्लांट्स की भी बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन जो जनरली टूल्स एंड प्लांट्स को भी इंक्लूड करता है कि ये जो काम है किससे होना चाहिए, मशीन से काम होना चाहिए या लेबर से काम होना चाहिए, तो ये सब आपको स्पेसिफिकेशन में मिलेगा। तो जब आप एस्टिमेट बनाते हैं, डीपीआर तैयार करते हैं इनिशियली, तो आप स्पेसिफिकेशन चूज करते हैं और पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन चूज करेंगे जैसे आपको काम चाहिए, जिस तरह का आपको काम चाहिए उस तरह का। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक्सकेवेशन का वर्क है, तो एक्सकेवेशन का वर्क कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो ये भी कर सकते हैं, छोटा मोटा काम होगा तो जैसे गांव घर में देखते हैं कैसे लेबर लगा के हम ट्रेंच खुदवाते हैं, होता है, हो सकता है ये चीज। तो सपोज कि पहले मशीनरी नहीं होगी तो क्या लोग करते होंगे, एक्सकेवेशन कैसे कराते होंगे? लेबर से कराते होंगे। मैनुअली उसको मिट्टी को काट के लिफ्ट करना, उसको फेंकना कुछ दूर जाके, या जो भी उसका लीड होगा वहां तक। तो ये चीजें था, लेकिन अब मशीनरी आ गया तो मशीन से अब काम होता है। जो मशीन है उससे हम लोग उसका यूज करके, इक्विपमेंट मशीन का यूज करके हम लोग ट्रेंच बनाएंगे, उसका लीड एंड लिफ्ट वगैरह जो है आपका वो दर्शाएंगे उस अर्थवर्क में। तो ये सब चीजें हैं स्पेसिफिकेशन में लिखना की, उससे ये भी पता चलता है कि काम होगा कैसे। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि हाँ इतना डायमेंशन है, इतना काटना है, इतना ये करना है, लेकिन कराना कैसे है ये चीज आपको स्पेसिफिकेशन में दिखाना है। मतलब उससे ये झलकना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम होना है। तो ये सारा चीज आपको इसमें पता चलेगा। तो एक अच्छा सा डेफिनेशन अगर आप देखना, देखिए, एन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल वर्कमैनशिप and materials which are required to complete an engineering project in accordance with its drawing and details। तो ये डेफिनेशंस है, आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा मान लीजिए शॉर्ट नोट्स वगैरह में, तो स्पेसिफिकेशन क्या है तो वो डिटेल आप दे सकते हैं। कोई एग्जांपल देना होगा तो आप किसी का एग्जांपल दे दीजिएगा, आर्थर उठाइए, विटबर्ग उठाइए, किसी का भी 2 लाइन का उसका स्पेसिफिकेशन दे देना है। तो उसको हम लोग कैसे फॉर्मेट करेंगे वो देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इसका पर्पस क्या है, स्पेसिफिकेशन क्यों देंगे, तो क्या है इसके पीछे का रीजन? स्पेसिफिकेशन से हमको क्या देने क्या जरूरत है बताइए? सर ताकि जो हम लोग का जैसा काम कराना चाहते हैं वैसा काम कर सके कॉन्ट्रैक्टर। फिक्स जिससे ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है सर। हाँ उसको स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए हम लोग को कंक्रीटिव कराना है, तो स्पेसिफिकेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि जो मिक्स है ये मिक्स कराना है, ये लिखना पड़ेगा कि इस साइज का एग्रीगेट यूज करना है, ये लिखना पड़ेगा इस ग्रेड का सीमेंट यूज करना। तो इस तरह की चीजें उसमें देना पड़ेगा कि आप काम कराना चाहते हैं तो कैसे कराना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से काम होना चाहिए, उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, उसी के हिसाब से आप उसको बिल बनाइएगा, उसका पेमेंट करिएगा। क्योंकि स्पेसिफिकेशन बिगड़ जाएगा तो हमारा जो क्वालिटी है वर्क का, जो वर्कमैनशिप के जो बोल रहे हैं आप, वो सब ये होगा। तो इसलिए जो कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पेसिफिकेशन। तो जो भी कॉस्ट है इसके स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने स्पेसिफिकेशन में दिया है मतलब जो 33 ग्रेड, आप 53 ग्रेड या 43 ग्रेड दिए, मान लीजिए इससे कम का कोई लगा दे तो वो दिक्कत है। समझे, मान लीजिए हमारा कोई साइज है, जो एग्रीगेट का साइज जो है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट सबका साइज रेंज हमने दिया है, उससे काम नहीं हो, उससे अलग काम हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है फिर, है ना? तो वहाँ पे डिस्प्यूट होगा फिर। तो ये क्या है, जो स्पेसिफिकेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बदल जाएगा तो जो है मतलब उसमें कोई चेंज आता है तो फिर आपको वो सब क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है। फिर वहाँ पे आपको ये जो आर्बिट्रेशन आप पढ़े थे वो चीज़ें, सुलह कराने वाली बात की, हाँ उसको कैसे मैनेज किया जाएगा तो वो क्रिएट होगा। स्पेसिफिकेशन इज एन इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो आपका रहता है, जो आप उसको उस समय जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, तो जो काम का स्पेसिफिकेशन है, जब आप जो BOQ देते हैं उसमें लिखा रहता है सब स्पेसिफिकेशन, हर काम का स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, और उसी के सामने वो लोग रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट जो है कोट करते हैं और DPR बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, हर आता है हमारे यहाँ टेंडर में। तो जो स्पेसिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी अगर बात करें कि हमारा ये इसका क्या पर्पस हो सकता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा जो इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, प्लान, सब के बारे में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सर खास कर देखिए अब हम इसका क्या एब्रेशन क्या चीज़, होता है? एब्रेशन क्या होता है सर? एब्रेशन। आर्बिट्रेशन,
जी सर। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे जो मान लीजिए हमारा काम जो था, जो स्पेसिफिकेशन जो था उस पर काम नहीं हुआ, उससे कम हुआ, जैसे जो भी हमारा मान लीजिए ग्रेड यूज करना था कंक्रीट का, वो नहीं करे कोई और यूज कर लिया है, तो वो एक लीगल एक्शन आप ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि नहीं ये काम गलत किया है, तो वो चीज़ है। ठीक है। जी सर। ठीक है, देखिए, तो अगर हम लोग इसकी नेसेसिटी की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, आपके पास बुक है, सबके पास यस सर। बुक रखे ना? जी सर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए, जब आप इसकी नेसेसिटी की बात करेंगे तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए। क्योंकि जो ड्राइंग है आपका, आप अभी समझे कि ड्राइंग जो होता है उसमें क्या है, डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है, पोजीशन दिया है आपको, उसका डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, ये सब दिया है, बट जो भी आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी आइटम ऑफ द वर्क के बारे में, वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या है, आपका नेसेसिटी है इसका कि ये होना चाहिए सेपरेटली। आप जब स्पेसिफिकेशन, जब डीपीआर तैयार कीजिएगा, तब स्पेसिफिकेशन के साथ हम लोग आइटम को लिखेंगे। तो इसको इसको तो आपने पिछले मतलब पिछली बार आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो स्पेसिफिकेशन जो है बहुत सारा देखा होगा, है ना। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे अर्थ वर्क करा रहे हैं, कैसे उसमें देखते थे कि 2-4 लाइन लिखा हुआ रहता कि अर्थ वर्क कराना है, इसका ये लीड होगा, लिफ्ट होगा, इतना इतना, ये वो लिखा रहता था। तो इससे इसको तो आप लोग देखा होगा स्पेसिफिकेशन के। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। The specification are nothing but the instruction expressed in words. The instruction can that which cannot be mentioned on drawing. जो ड्राइंग में मेंशन नहीं हो सकता है, वो आपका क्या है, जो इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिकेशन है किसी भी आइटम का, वो एक्चुअली जिससे इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा वो स्पेसिफिकेशन है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आपको जो कॉस्ट ऑफ द वर्क है वो पता चल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो है, इससे हम लोग को मेथड पता चल जाएगा। हम तो इसको, इससे हम लोग को जो मटेरियल का, किस तरह का मटेरियल यूज करना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, किसी जो पार्टिकुलर आइटम वर्क की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ओनली व्हेन द वर्क इज कैरिड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। तो जब तक वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं करेगा तब तक उसको पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो जब भी टेंडर वगैरह भरा जाता है तो उसमें देखते हो कि स्पेसिफिकेशन जो है उसमें रहता है, जब वो कोट करता है किसी भी आइटम को तो स्पेसिफिकेशन वहाँ पे रहता है कि इसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको काम करना है, और उसी के लिए वो एग्रीमेंट करता है कि हम उसी स्पेसिफिकेशन पे काम करेंगे। किसी भी वर्क को, किसी भी छोटा छोटा वर्क या बड़ा बड़ा वर्क जो भी होगा, जो पार्ट में रहता है, तो सबको वो उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही करेगा। तो स्पेसिफिकेशन को अगर फिर और एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड एंड द मेथड ऑफ वर्कमैनशिप टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन रहता है जो भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल के बारे में, मेथड्स के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए इसका पर्पस क्या हो सकता है कि इट डिफाइंस क्वालिटी ऑफ मटेरियल और वर्कमैनशिप। मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगा तो हमको क्वालिटी नहीं मिलेगा के मटेरियल और वर्कमैनशिप दोनों में। इट प्रोटेक्ट ऑनर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप। अगर हमारा मान लीजिए स्पेसिफिकेशन सही से हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो तो जैसा तैसा स्पेसिफिकेशन से आप कैसे मैच करेगा जब स्पेसिफिकेशन अगर क्लियर नहीं रहेगा तो। इसलिए क्लियर स्पेसिफिकेशन रहेगा तो हम, अगर काम जो है अच्छा काम नहीं हुआ है तो हम उसको ये देख सकते हैं, कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिकेशन जैसा था वैसा काम नहीं हुआ है, तो ये हो सकता है। ठीक है, इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, इसी स्पेसिफिकेशन पे काम करना है, ये दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है। उसके बाद विटनेस इन कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट, मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया, जब जैसे बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन हो गया, तो उसमें क्या है, आपको ये एक तरह का विटनेस हो गया। जो स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है ये क्या है, प्रूफ है आपका, ये जो हमारा स्पेसिफिकेशन है इस पे एग्रीमेंट हुआ था और इस पे हमारा काम नहीं, समझे। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन के लिए और भी इसका पर्पज देखिए, टू प्रिपेयर रेट एनालिसिस। जो भी आप बीओक्यू बनाएंगे
बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन उसमें आना ही आना है, बिना स्पेसिफिकेशन के तो आपका BOQ नहीं बनेगा। इनिशियली जो आपका जब एस्टिमेशन बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग शुरू में जो एस्टिमेशन बनाते हैं तो होता है वहाँ की, वहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में भी ले चलते हैं स्पेसिफिकेशन को, लेकिन उसको ये जरूर हम कोड से जो जो शेड्यूल ऑफ रेट है वहाँ से जरूर उसका नंबरिंग लिख लेते हैं कि ये नंबरिंग से हमारा ये बना है। तो जब प्रिपरेशन रफ प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग पूरा पूरा नहीं लिख के छोटा छोटा लिख के भी काम चला सकते हैं। लेकिन जब आपका साइन होना है डॉक्यूमेंट, BOQ आप तैयार कर रहे हैं, DPR जो है भेजना है आपको अप्रूवल वगैरह के लिए, सारा स्पेसिफिकेशन उसमें क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा लिखना है आपको। तो जितना भी स्पेसिफिकेशन है ये सब आता कहाँ से हमको ये बताइए, किसी को पता है इसका डॉक्यूमेंट क्या है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है जहाँ से हम लोग स्पेसिफिकेशन किसी भी आइटम का लेंगे? सारा सर स्टैंडर्ड कोड से आएगा, किससे आएगा? IS कोड से। IS कोड में सब स्पेसिफिकेशन तो नहीं रहता है ऐसे जैसा आपको चाहिए। तो ये सर सब देखिए, ये सब एक्चुअली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है शेड्यूल ऑफ रेट, SOR सुने होंगे। जी सर SOR जो बताएं। है सारे स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या जितना भी विभाग है सब अपना अपना SOR बनाता है, जितना विभाग है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें, फिर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो दोनों में दो तरह का काम होता है। इसलिए दोनों विभाग को ये बनता है कि हम अपना निकाले, तो उससे क्या हो जाएगा, जो उसका काम कराना है, जो उसको मेन जो स्पेसिफिकेशन चाहिए आइटम का, वो अपना उसमें लिख सके। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट का आप देखिएगा कि अलग अलग जो है SOR मिलेगा। तो सब अपना अपना डिपार्टमेंट जो है तैयार करती है SOR, ठीक है। और वो अच्छा खासा लेवल होता है जिसपे वो, यहाँ पे वो क्या होता है, हाई लेवल का कमेटी गठित किया जाता है जिसपे वो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, रेट तैयार होता है, स्पेसिफिकेशन तैयार होता है, विथ साइन होता है, और तब जाके वो डॉक्यूमेंट बनता है। और ये क्या है, ये सब सारा सारा चीज जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सब, और वो ऑफिस वर्क में ही यूज किया जाता है। तो जनरली वो आपको, आप जाइएगा मार्केट में तो आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए है कि मिल भी सकता है बट वो चीज़ क्या है, ऑफिस यूज के लिए है, समझे, उसका आपको यूज नहीं पड़ेगा। वो कहाँ है, जो मानिए आप JE बन जाइएगा, आप किसी विभाग में जाइएगा तो वहाँ जाके आपको SOR मिलेगा, ठीक है। और उसके बेस पे आप क्या कीजिएगा, जब कोई एस्टिमेट बनाइएगा तो आप सोचिएगा अच्छा अगर हम इसको काम को करना है तो हमको शुरू से क्या करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि PCC का रोड बनाना है हमको, तो PCC रोड के प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, तो हम सोचेंगे अच्छा पहले तो हमको, अगर उसका आपने एस्टिमेट बनाना है तो सबसे पहले तो आप वहाँ साइट विजिट सर्विंग वगैरह करके देख लेंगे, साइज वगैरह देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा वहाँ पे आइटम वर्क ढूंढेंगे कि सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा। सपोज कि जंगल है, पूरा जंगल भरा हुआ है, उसमें रोड हमको बनाना है बीच में, तो फिर हमको जंगल क्लियरेंस कराना पड़ेगा। तो हमको जंगल क्लियरेंस का आइटम ढूंढना पड़ेगा हमको SOR में। तो जंगल क्लियरेंस, उसके बाद आपके दिमाग में अच्छा जंगल क्लियरेंस कराना है, तो हमको जंगल क्लियरेंस कराना है तो उसको जंगल क्लियर ऐसा नहीं काट के वहीं छोड़ दे, तो जंगल क्लियरेंस मतलब वहां से हटा के अलग कर रहे, डिस्पोजल भी उसको देखना है आपको, तो वहां से जंगल क्लियर करके उसको डिस्पोजल भी दिखाना पड़ेगा कि वो कहाँ डिस्पोज करना है। तो इस तरह से आइटम वर्क जो है पूरा होगा। प्लस जंगल क्लियरेंस कैसे कराना है, ठीक है, तो उसमें वो भी रहना चाहिए। तो उससे आपका पूरा आइटम एक बनेगा कि हाँ जंगल क्लियरेंस विथ यूजिंग दिस एंड, मतलब जो आपको चाहिए वो पूरा उसमें रखना चाहिए। तो वो आप ढूंढेंगे कहाँ, SOR में। तो एक्चुअली जो SOR बना हुआ है उसमें A to Z मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं छूटा रहेगा कि आपको जो नहीं मिलेगा। तो हर तरह का वहाँ पे आइटम वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी काम का, एक छोटा छोटा काम का भी वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन कि ऐसे 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 काम करेंगे तो इसका रेट ये होगा। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स में क्या होता है, एक तरफ स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, एक तरफ उसका जो रेट है वो दिया रहता है, ठीक है, यूनिट दिया रहता है। प्लस एक चीज और जो इम्पोर्टेंट होता है, एक उसमें कोड दिया रहता है, उसका सीरियल दिया रहता है कि ये काम का ये सीरियल नंबर है। अगर मान मान लीजिए आपने सीरियल नंबर कहीं लिख दिया है तो उससे कोई पता कर सकता है, ठीक है, उससे जो है शेड्यूल ऑफ रेट्स देखेंगे, मिलाएंगे कि हाँ यही वर्क है, तो वहां जाके हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन उसका क्या है। तो ये चीज है, तो ये सब काम आता है आपको जब जब आप भी आप DPR बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप उसका BOQ तैयार कर रहे होंगे तो सारा स्पेसिफिकेशन आपको दिखेगा उसमें, ठीक है।
तो ये शुरू से ही काम आता है। SOR जो है आपका, जब आप एस्टिमेट बनाना शुरू करते हैं किसी भी काम का, वहां से ही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकेशन करोगे। चलिए, पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व इन फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन। तो हमें किसी भी स्पेसिफिकेशन को बनाने में क्या सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन डिपेंड अपॉन द साइट कंडीशंस, द नेचर ऑफ द वर्क एंड द पर्पस फॉर विच द वर्क इज कैरिड आउट। तो सपोज जो साइट कंडीशन की बात यहाँ कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं पे सॉफ्ट सॉइल हो सकता है, ठीक है, कहीं पे क्या हो सकता है, रॉक हो सकता है, हार्ड सॉइल हो सकता है। तो दोनों में दो नेचर हो गया, समझ रहे हैं, दोनों में क्या हो गया, दो नेचर हो गया। एक सॉफ्ट सॉइल बोल रहे हैं, एक हार्ड बोल रहे हैं, तो दोनों में दो तरह का मेहनत लगेगा, है ना, दो तरह का टूल चाहिए। तो उस तरह का वो चीज आपको दिखाना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन में कि हमारा साइट कंडीशन भी क्या है, और उस साइट कंडीशन का हमको स्पेसिफिकेशन ढूंढना पड़ेगा। तो जो स्पेसिफिकेशन किसी आइटम को लिखा रहेगा, अर्थवर्क के लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा कि हार्ड सॉइल लिखा रहेगा वहां पे कि हार्ड सॉइल के लिए, वो चीज उसमें इंक्लूड रहेगा। नेचर ऑफ द वर्क लिखा रहेगा, ठीक है। द पर्पस फॉर विच द वर्क कैरिड आउट, जैसे मान लीजिए हम एक्सक्यूवेशन करते हैं, उसका कितना पर्पस हो सकता है, बताइए, क्या किस काम में स्पेसिफिकेशन करते हैं, बताइए तो जरा। कौन बताएंगे, एक्सक्यूवेशन का जो है यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस चीज में पड़ सकता है, जो बताइए। सर प्लास्टरिंग में, आरसीसी में, सब में सर जो भी करेंगे। एक्सक्यूवेशन का काम आएगा उसमें। नो सर, किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना हो उसमें आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, फाउंडेशन बनाने में एक काम आ गया, और क्या हो सकता है, रोड में सर, रोड में, हाँ तो रोड में हो सकता है, रोड में एक्सक्यूवेशन का काम हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमको ड्रेनेज बनाना है, ड्रेनेज में हो सकता है, कहीं पे हमको केनाल बनाना है, केनाल में हो सकता है ना, कहीं पे हमको पाइपलाइन बिछाना है, होता है ना, जैसे देखते होगे जो टेलीकम्युनिकेशन का जितना पाइपलाइन वगैरह बिछाना है, कैसे वो काट काट के बिछाता है, तो उसके लिए भी अर्थवर्क चाहिए। तो अर्थवर्क बहुत सारा काम के लिए होता है। तो आपको ये भी लिखना है कि आप जो एक्सक्यूवेशन करने जा रहे हो किस काम के लिए करने जा रहे हो, तो ये आपको देखना चाहिए। तो अलग अलग पर्पज के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बदलता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिकेशन में ये चीज रहना चाहिए। उसके बाद अगर और देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, मेन एम ऑफ स्पेसिफिकेशन राइटिंग इज टू प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फैक्ट्स, मतलब जो आपका फैक्ट है, जो रियलिटी है, साइट का कंडीशन है, उसको स्पेसिफिकेशन में डालना है आपको, उस तरह का स्पेसिफिकेशन आपको चूज करना है और अपने आपके एस्टिमेट में इंक्लूड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको काम कराना है रोड का और हमने किसी ड्रेनेज सिस्टम का, अर्थवर्क का हमने स्पेसिफिकेशन चूज कर लिया, तब गलत हो जाएगा, ठीक है, तब स्पेसिफिकेशन ही गलत हो जाएगा, एस्टिमेट ही गलत हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह काम कराना है, ये क्लियर होना चाहिए, क्या नेचर है, क्या साइट कंडीशन है, ये देखना है आपको। कितना, मान लीजिए अगर हम अर्थवर्क कर रहे हैं, तो हमको मिट्टी जो है, क्या अर्थवर्क करने में क्या हमको लिफ्ट ज्यादा हो जाएगा, सपोज हो सकता है ना कि हम लोग मशीन यूज करें और मशीन जो है, मतलब जो वहाँ का टेरेन होगा, वहाँ का जो साइट कंडीशन होगा, मान लीजिए वो डाउन है, नीचे है, ठीक है, जिसका रेड लेवल कम है, तो नीचे है, तो इसका मतलब वहां से हमको इस तरह का गड्ढा टाइप का हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको लेवल में लाना पड़ेगा या जो करना पड़ेगा, तो उस तरह का काम वहाँ कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि मिट्टी काटना है तो उसको कितना दूर लीड लीड देना, मतलब कितना दूर फेंकना पड़ेगा उसको, मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक फेंकना है, तो ये चीज लिखना पड़ेगा आपको कि 50 मीटर तक मिट्टी काट के फेंकना ही पड़ेगा। तो ये भी आपको स्पेसिफिकेशन में लिखना चाहिए, ताकि आपका सारा क्लियर रहे चीज, ठीक है। और देखिए, ओनली सुटेबल वर्ड्स विद डिजायर्ड मीनिंग शुड बी यूज्ड, वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग और अनफेमिलियर वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड इन स्पेसिफिकेशन। तो कोई भी अनफेयर फेमिलियर वर्ड जो है नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और मतलब ऐसा हो कि इसका ज्यादा कोई मीनिंग ना हो, जो ऐसा वर्ड हो। ओनली दोज एब्रिविएशंस विच आर वेल नोन इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन में जो भी वेल नोन है, शुड बी यूज्ड विदाउट गिविंग इंफॉर्मेशन। जैसे आपको मान लीजिए आप आरसीसी लिखते हैं, तो R.C.C. लिखते हैं ना, तो आरसीसी लिखते हैं, मतलब ये क्या है, बहुत फेमिलियर चीज है, बहुत लोग जानते हैं इस चीज को,
तो आरसीसी का मतलब हो गया रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये चीज हम आरसीसी लिख देंगे और ब्रैकेट में उसका मिक्सचर जो मिक्सिंग का जो कंक्रीट मिक्स है वो लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे इतना इस टू इतना टू इतना जो लिखते हैं 1:2:4 लिखते हैं ना, 1:1:2 इस तरह से उसको बगल में लिख दिया। तो ये क्या है, आरसीसी जो है ये लोगों को पता है, प्लस ये क्या है वेल नोन, बहुत ज्यादा जान रहे हैं लोग हर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या जो सिविल से नहीं भी जुड़ा है वो भी आरसीसी को जानता है। तो हम लोग आरसीसी को एक एज अ सिर्फ आरसीसी लिख के यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमको क्या लिखना होता, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इतना लिखना पड़ता। तो उसको हम शॉर्ट में भी आरसीसी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जाना पहचाना टर्म है, जाना पहचाना एब्रिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्पेसिफिकेशन शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जो भी स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश की बात आ गई। अवॉइड क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, कि इसका उसका रेफरेंस मत दीजिए। ठीक है, कि ये उस मतलब रेफरेंस दे रहे हैं वो चीज नहीं देना आपको। द सब्जेक्ट मैटर शुड रिलेट टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर। जो उसमें दे रहे हैं आप वो क्या है, रिलेट करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को जो भी कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए, है ना। कॉन्ट्रैक्टर जब काम कराएगा मान लीजिए, तो जो जो स्पेसिफिकेशन लिखा हो उसको रिलेट करना, समझ में आना चाहिए, हाँ ये काम इसी काम के लिए है। ठीक है, वो चीज है। स्पेसिफिकेशन शुड स्टेट व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर शैल और शैल नॉट डू एंड नॉट व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर शुड और शुड नॉट डू। तो स्पेसिफिकेशन जो है हर चीज क्लियर करना चाहिए कि उसको कैसा काम करना है, क्या करना है, इसलिए उसको क्लियर कर देना चाहिए। तो इसीलिए जो आपका बीओक्यू है, जो एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये इंक्लूड रहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि काम जो होगा उसी पे होगा। आप ये चीज समझ चुके हैं, पहले भी आप समझे होंगे, एस्टिमेट जब बनाते होंगे, एस्टिमेशन जब पढ़े तब भी ये समझे थे कि स्पेसिफिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है, कि स्पेसिफिकेशन हमारा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लिख दिया कि एक्सकेवेशन वर्क फॉर ड्रेनेज सिस्टम लिख दिया और हमने रेट लिख दिया या हमने उसका क्वांटिटी लिख दिया, तो इससे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इससे क्लियर नहीं होगा कि काम कितना होगा, कैसे होगा, ये क्लियर नहीं होगा। तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा। आपको हम एग्जांपल अभी दिखाएंगे कुछ देर में। ठीक है, और देखिए, द फ्यूअर द वर्ड्स यूज द लेसर इज द रिस्क ऑफ लीगल डिफिकल्टीज। तो सेंटेंसेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब क्लियर तो होना ही चाहिए, प्लस ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर भी हो जाए और छोटा भी रहे, सिंपल भी रहे। Unfair specifications are not desirable. Unfair means throwing all the risk on the shoulder of the contractor। मतलब unfair specification नहीं रहना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, जो भी काम होगा पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हैं जो हो ही नहीं सकता है, तो वो नहीं देना है आपको। The practical limitations of the material and workmanship must be kept in mind while framing the specification। जो हमारा मटेरियल का जो लिमिटेशन है, ठीक है, जो भी वर्कमैनशिप जो काम होता है, ठीक है, जो लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखना है आपको कि हाँ इस तरह से इसके ज़्यादा काम नहीं हो सकता। सपोज कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ ऐसा ग्रेड नहीं दे देंगे उसको काम के लिए जो उसको फिजिबल नहीं है, प्लस उसका मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस तरह का चीज़ हम लोग नहीं कहेंगे। तो वो सब चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। तो देखिए, इससे इससे पहले हम कुछ आपको दिखा देते हैं कि स्पेसिफिकेशन एक्चुअली है क्या। जैसे इसमें देखिए, ये क्या लिख रहा है आपको, अर्थवर्क का आपको दिख रहा होगा, ये जो है स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। तो एक तरफ यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि, है ना, दिख रहा है। Yes. तो देखिए, इसमें पहला जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है कि अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ but exceeding 1.5 meter in width as well as 10 square meter on plan, including disposal of excavated earth up to 50 meter and the lift up to 1.5 meter disposed soil to be leveled and nearly dredged।
ये सभी तरह के सॉइल में काम आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला कि अर्थवर्क इन सरफेस एक्टिवेशन, जो सरफेस का है उसका ये अर्थवर्क है, मतलब उसमें मिट्टी आपको काटना है। एंड नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो डेप्थ है वो पार्टिकुलरली 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, लिखा हुआ। ठीक है, बट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमारा डेप्थ लिमिट कर दिया 300 सेंटीमीटर, और जो हमारा विड्थ कर दिया वो बोला कि 1.5 मीटर से ज़्यादा, ठीक है, हो सकता है। और इसका जो जो एरिया होगा, प्लान एरिया 10 स्क्वायर मीटर जो वो लिख रहा है। इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ, जो मान लीजिए मिट्टी निकलेगा उसको भी जो है 50 मीटर की दूरी तक जो है आपको ये करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ लिफ्ट दे दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लिफ्ट भी करना पड़ेगा उसको। तो ये सब काम कैसे होगा, ये सब चीज के लिए लिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमको मशीन यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो वर्क है उसका लिफ्ट अगर इतना है दिया हुआ तो उतना हमको मिट्टी काट के तक पहुंचाना है आपको 50 मीटर तक। और ये भी बोला है कि जो डिस्पोजल करना है और उसको नीटली ड्रेस भी करना, जो लेबल, जो आप डिस्पोज फाइल है उसको आपको लेबल भी करना है, ये भी लिख दिया है। तो इस तरह जो स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ से दिख रहा है, ये पूरा स्पेसिफिकेशन इस तरह का होना चाहिए। जो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा काम नहीं होगा जो आप देख रहे हैं तो उसका पेमेंट आप नहीं, मतलब पेमेंट रोक सकते हैं, या आप उसको बोलिएगा कि ऐसा काम करिए। ठीक है, मान लीजिए हमारा 30 सेंटीमीटर जो है, 30 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए आपका, 1.5 मीटर से ज़्यादा आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब देखना है आपको, एक्सकेवेटेड जो डिस्पोजल करना है उसको 50 मीटर तक किया है कि नहीं। ठीक है, 1.5 मीटर का लिफ्ट उसको होना करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको देखना है, लेवल किया कि नहीं, नीचे डस्ट हुआ कि नहीं। तो ये एक्सकेवेशन का पार्ट हो गया। तो ये जो पार्टिकुलरली मान लीजिए हम लोग पीसीसी वगैरह कराएंगे, तो अर्थ वर्क कराएंगे, तो उसमें क्या है, हमको सैलो डेप्थ का कटिंग कराना होगा, है ना। सैलो डेप्थ का, क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। तो आपको समझ में भी आना चाहिए पहले वर्क, कि आप किस तरह के वर्क की बात कर रहे हैं, किस तरह के वर्क में एक्सक्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पीसीसी करेंगे तो उसमें हमको सब बहुत ज़्यादा ट्रेंच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको एक विड्थ तक करना पड़ेगा। ठीक है, जितना उसका विड्थ आप डिसाइड कर रहे हैं उतना कटिंग करना पड़ेगा उसको। तो ये अर्थवर्क में सारा चीज़ इंक्लूड हो रहा है। ये अर्थवर्क जो है क्या डायमेंशन क्लियर हो रहा है। ठीक है, प्लस कैसे ये जो अर्थ उसको काटिएगा उसका लिफ्ट दे रहा है, लीड दे रहा है, प्लस ये भी बता रहा है कि आपको इस किस तरह के सॉइल के लिए काम आएगा। तो यहाँ लिख रहा है कि ऑल काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब जितना सारा जो भी सॉइल होता है सब में ये आएगा, और सबका रेट जो है 100, सॉरी इसका जो यूनिट है 100 स्क्वायर मीटर पे इसका रेट डिसाइड होगा। मतलब 100 स्क्वायर मीटर जितना होगा उस पर ये रेट यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ मतलब 500, 600, 1000, 2000 जो रेट होगा वो किसके लिए होगा, पर 100 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से इसका लिखा रहेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन है, इसका पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। ओके। सर स्क्वायर मीटर दिया है सर, हम्म। लेकिन अर्थवर्क का तो सर हम लोग मीटर क्यों पढ़े थे सर। एरिया जैसे एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 38 सेंटीमीटर आपको डेप्थ दे दिया, विड्थ दे दिया। ठीक है, तो दो वो तो क्लियर हो गया जो था। बट कहने का मतलब था कि एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, मतलब जो कटिंग का जो एक्सक्यूशन का काम है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सक्यूशन वर्क जो किसी एरिया में कराइएगा ना, उस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है कि 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा कटिंग नहीं है, और 1.5 मीटर जो है इसका विड्थ है। तो ये दोनों चीज़ हो गया। ठीक है, ये आपका डेप्थ हो गया और ये आपका विड्थ हो गया। उसके बाद लंबाई तो आप समझिए ना, लंबाई तो जितना होगा तो होगा। तो लंबाई के लिए हम 10 स्क्वायर मीटर दे दिया, मतलब कि उतना स्क्वायर मीटर का काम होगा। मतलब आप 1.5 को अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए जो लेंथ होगा उससे, तो वो हो गया 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उस तरह से तो एरिया बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेंगे इसका क्वांटिटी, जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम के लिए, जैसे सैलो डेप्थ की बात कर रहे हैं, जैसे 30 सेंटीमीटर डेप्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर मीटर में ही ले लिए। ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे बोल दिया, इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएगा, इसलिए इसको स्क्वायर मीटर में ले लिया। अगर मानिए हम लोग, जैसे आप देखिए नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा
The earthwork in rough excavation, banking excavated earth in layer not exceeding 20 centimeter in depth, breaking clods, watering, rolling each layer with half-ton roller or wooden or steel rammers, and rolling every third and topmost layer with proper with power roller of minimum 8 tons, and dressing up in embankment for roads, flood banks, marginal banks and guide banks, or filling up ground depression lead up to 50 मीटर एंड लेफ्ट 1.5 मीटर। इसमें देखिए, इसमें आपका देखिएगा यूनिट देखिएगा इसका अर्थवर्क का, इसमें क्यूबिक मीटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, आपका स्पेसिफिकेशन रेडी है, तो आपको किस तरह का स्पेसिफिकेशन चूज करना है यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए कहीं इम्बैकमेंट ऑफ रोड वगैरह बनाना है तो ये 2.2 जो आपको दिख रहा है, देखिए फॉर रोड्स या फ्लड बैंक जो होता है आपको, है ना, मार्जिनल बैंक्स हो गया, गाइड बैंक्स हो गया, तो ये सब के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन को। तो इस स्पेसिफिकेशन में आपको दिया है कि जो हमारा बैंकिंग होगा एक्टिवेटेड अर्थ इन लेयर नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद बोला ब्रेकिंग क्लोड्स, मान लीजिए उसमें जो भी वाटरिंग क्लोड्स होगा उसको तोड़ना है आपको, रोलिंग करना है, ठीक है, रोलर से रोलिंग करना है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है। मिनिमम 8 टन यहाँ पे पावर रोलर भी आपको यूज करना है, तो ये सारा स्पेसिफिकेशन फुलफिल करना चाहिए। तो ये जब आप वर्क में जाइएगा, किसी डिपार्टमेंट के साथ काम कीजिएगा, तब आपको धीरे धीरे ये क्लियर होगा, ठीक है, कि ये काम कैसे हो रहा है। या जब आप एक काम कराइएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा अर्थवर्क हुआ और इस चीज से हुआ, इतना इसका डेप्थ था, इतना ये था, तो वो वहाँ पता चलेगा, ठीक है। बट अभी क्या आप देखना है, आपको ये देखना है कि कैसे हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, सारा डायमेंशन आ गया, सारा टूल्स आ गया, ठीक है, टूल्स वगैरह भी आ गए। उसके बाद आपको जो डिस्पोजल मेथड है वो भी आ गया, ठीक है, कैसे डिस्पोज करना है अर्थवर्क को वो सब भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए देखिए कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग ऑल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल। तो ये काम है आपका प्लिंथ लेवल तक की बात कर रहे हैं, जो भी शटरिंग और सेंटरिंग है उसको इंक्लूड नहीं किया गया इसमें, उसका कॉस्ट यहाँ लिखते हैं, उसका रेट यहाँ दिया जाएगा। तो इसका यूनिट जैसे देखिए 1:1:2, मतलब 1 सीमेंट 1 कोर्स सैंड 2 ग्रेडेड स्टोन 20 mm नॉमिनल साइज। यहाँ आपको स्टोन वगैरह का साइज दे दिया ना, ठीक है, 20 mm जो है नॉमिनल साइज आपको यूज करना है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको रहेगा। प्लस और भी चीज़ें देखिए, जितना भी आपका अलग अलग ग्रेड होगा सबका अलग अलग यहाँ पे रेट दिया रहेगा। जब आप SOR देखिएगा, शेड्यूल ऑफ रेट्स वगैरह देखिएगा किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे आपको ये गिवन रहेगा। तो ये क्या है कि सीमेंट कंक्रीट को मिक्स करना है और ले करना है, बिछाना है और फिनिशिंग करना है। इसमें सेंटरिंग शटरिंग का अलग से कॉस्ट आएगा, तो वो अलग से उसका भी आपको मिलेगा। तो A to Z मैं बोल रहा हूँ A to Z जो है स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा, जो शेड्यूल ऑफ रेट होता है रिलेटेड टू पार्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी आइटम वर्क होगा वो आपको स्पेसिफिकेशन में दिया रहेगा। जैसे देखिए ब्रिक वर्क की बात करें, तो ब्रिक वर्क जो भी है वो अलग अलग ब्रिक का जानते हैं, अलग अलग क्लास होता है, ठीक है, A क्लास B क्लास C क्लास या 1 3 2 ऐसे पढ़े होंगे आप, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, ये सब पढ़े होंगे, पढ़े यस ना। तो सबके लिए अलग अलग रेट रहता है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे ब्रिक वर्क विथ ब्रिक्स ऑफ क्लास डेजिग्नेशन 100A इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन सीमेंट मोर्टार 1:4। तो 1:4 सीमेंट मोर्टार में आपको काम करना है, तो 1:4 में करना है तो रेट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज, अगर 1:6 में करना है तो रेट क्या होगा, तो सारा चीज आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, वो चीजें हैं। तो इस तरह का ये स्पेसिफिकेशन आपको कहाँ दिया रहता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, समझ में आया यहाँ तक। यस सर, जी सर। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, अब देखिए कि अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बात कीजिएगा तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं।
ब्रीफ और डिटेल्ड। समझ रहे हैं ब्रीफ मतलब क्या हो, छोटा छोटा, डिटेल मतलब पूरा, ठीक है। तो ब्रीफ का मतलब हुआ दीज आर द जनरल स्पेसिफिकेशन विच आर यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट without going through the lengthy detailed specification. General information for the quantity of material, nature and class of the work can be known from the brief specification. Brief specification do not form the part of contract document. तो ये जो है brief specification हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, मतलब सपोज कि हमको प्रिपरेशन कर रहे हैं जब आप एस्टिमेट का, तो आप सब स्पेसिफिकेशन थोड़ा लिखने जाइएगा, तो बोले चलो हाँ ठीक है, शॉर्ट में आपने लिख लिया कि हाँ हाँ ये डैश डैश करके डू ऑल कर दिया। तो इस तरह से कि हम शॉर्ट में लिख के उसको हम तैयार कर रहे हैं, रफली तैयार कर रहे हैं, तो वो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन का वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जब आप बीओक्यू की बात करेंगे, टेंडर जब करते हैं उस समय जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस सारा में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर अ पार्टिकुलर आइटम स्पेसिफाई qualities, quantities of material, their proportions, the method of doing work, the taste required on the material और on the finish, ठीक है, फिनिशिंग जो है। दूसरा और नेक्स्ट है टाइप ऑफ मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और टूल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद और है देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा। विदाउट दिस स्पेसिफिकेशन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपको टेंडर डॉक्यूमेंट में देना है वो डिटेल स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि इसी के बेस पे जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी टेंडर भरने वाले हैं, वो क्या करेंगे, उसको कोट करेंगे। तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन वो जब तक नहीं होगा तो रेट वो कैसे कोट करेगा, ठीक है। तो फिर वो काम आपका सही नहीं होगा, टेंडर जो होगा डॉक्यूमेंट वो वैलिड नहीं हुआ, एक तरह से इनकम्प्लीट रह गया। तो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी डिटेल स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत है जब आप टेंडर की बात करेंगे। तो देखिए, तो ये सब देखिए जो भी स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं, इससे घबराने वाली बात अभी नहीं है। सर अभी लग बनाना रहा हो तो ना कि बहुत ज्यादा। हाँ दोनों बोलिए। स्पेसिफिकेशन, दोनों स्पेसिफिकेशन बनाना तो दोनों पड़ेगा ना सर? देखिए, आपको और हमको कुछ नहीं बनाना है, सब कुछ बना बनाया है, ठीक है। हम लोगों को बस समझ लेना है और चूज कर लेना है कि हाँ ये स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए। जैसे सपोज आप अभी डिप्लोमा कर लेंगे, ठीक है। अब डिप्लोमा के बाद आप सोचेंगे कि हमको क्या करना है। एक्चुअली कोर्स तो बहुत सारा बना हुआ है ना, बहुत सारा कोर्स है आगे चल के, बहुत सारा कंपटीशन का एग्जाम है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन आप सोचिए कि हम किसको यूज करें, हम किसको ले, क्या कौन सा एग्जाम दें, कौन सा कोर्स कर लें। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, किसके बेस पे सोचना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर, आपका एम क्या है, गोल क्या है। सिमिलर चीज यहाँ भी है कि आपको काम कैसे कराना है, काम कहाँ कराना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन डेट आपको स्पेसिफिकेशन चुनना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो शेड्यूल ऑफ रेट है वो दिया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहां जाके ढूंढ लेना है कि हाँ ये हमारे लिए सुटेबल है, इस आइटम ऑफ वर्क को आप एस्टिमेट में इंक्लूड कर लिए, तो वो चीज है, ठीक है। क्लियर है। यस जी सर। सर। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी स्पेसिफिकेशन है, ये अभी आपको देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप काम कराइएगा तब आसान हो जाएगा। और प्लस ये नहीं सोचना कि हमको हर चीज रटना पड़ेगा, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। ये शेड्यूल ऑफ रेट में हर चीज दिया हुआ है, सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आपको सिंपली वहां जाके उठा लेना है, हाँ, ये इस काम के लिए है। तो जितना भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहेगा सारा आपको शेड्यूल ऑफ रेट और इस सब में दिया रहेगा, ठीक है। एक और टर्म आता है स्टैंडर्ड एंड मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। तो इसके बारे में अगर देखिएगा तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या हुआ, जो आपको स्टैंडर्ड से प्रोवाइड किया जाता है, जो शेड्यूल ऑफ रेट से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। और डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट जो है सेंटर, तो सब जगह आपको वेरिएशन मिलेगा। हर जगह का स्पेसिफिकेशन, हर जगह काम का तरीका, हर जगह का कॉस्ट रेट, ये सब भी डिफर करता है। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, इट इज पॉसिबल टू स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन फॉर द मोस्ट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क। Detailed specification for different works are drawn up by an engineering department and printed to serve as a standard specification। तो जो शेड्यूल ऑफ रेट है ना, वही आपका एक तरह से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में आ गया। वो चीज आपको सब डिपार्टमेंट वाइज रहता है आपका बना हुआ, और वो आपको मिलेगा। जब आप जाइएगा तो आप उसके बेस पे ही काम कीजिएगा। तो आपको हमेशा उसको साथ में रखना है, जब एस्टिमेट बना रहे हैं तो उसी के बेस पे काम करते रहना, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है वो एक्सेप्टेड होता है सबको, कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी लोग होते हैं, सब लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। जब उसका फॉर्मेशन होता है तो बहुत बड़ी कमेटी बनती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे
सेंट्रल लेवल पे, तो अलग अलग जो है कमेटी बन के आपको पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है सबके लिए बनता है कि हाँ इसके लिए ये शेड्यूल ऑफ रेट है। क्योंकि जितना डिपार्टमेंट है सबका अपना अपना वर्क है, सबका अपना अपना स्पेसिफिकेशन है ना। तो उस तरह से मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कोई भी, जैसे स्टील बोलते हैं तो स्टील वगैरह का मैन्युफैक्चर जो स्टैंडर्ड आप देखते होंगे कि FE 250 लिखा हुआ है, FE 415, FE 500, ठीक है, FE 550। तो इस तरह का ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिकेशन क्या हुआ, या उसके ग्रेड। ऊपर लिखा हुआ है जो भी चीजें, तो वो चीज क्या है आपको वहाँ लिखा हुआ रहता है, आपको जो मैन्युफैक्चर देता है, जो इंडस्ट्री है जो बनाती है चीजों को, वो आपको देता है कि हाँ ये इस तरह का स्पेसिफिकेशन बना हुआ है। जैसे सीमेंट है, आप सीमेंट का जो बैग से देखें 50 kg का बैग होता है, उसके ऊपर देखिए लिखा रहता है कि ये कौन सा सीमेंट है, इसमें कितना परसेंट जो है क्लिंकर मिलाया हुआ, कितना परसेंट फ्लाई एश मिला हुआ है या स्लैग मिला हुआ है, दिखता है ये सब चीज। और उस पर जो स्पेसिफिकेशन दिया रहता है सारा चीज का, तो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन उसको बोलेंगे। दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर विच स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट लाइक स्ट्रेंथ, वेट, थिकनेस, केमिकल कंपोजिशन एक्सेट्रा। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट सच एज स्टील, पेंट, वॉल्व, सीमेंट एक्सेट्रा आर अंडर दिस कैटेगरी। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपको स्टैंडर्ड जो मटेरियल जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है उसके लिए जो दिया जाता है वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन हो गया। लेकिन जो आइटम ऑफ वर्क का स्पेसिफिकेशन है वो क्या आएगा आपका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में आ गया, और वो SOR में रहेगा, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में रहेगा। सब कुछ समझ में आया चीज? यस सर। यस। ठीक है, तो ये क्या है आपका इम्पोर्टेंस है, नेसेसिटी है स्पेसिफिकेशन का, ये सब चीजें हैं। चलिए अब कुछ देखिए लीगल एस्पेक्ट की बात करें। लीगल एस्पेक्ट मतलब क्या हुआ कि इसमें कानूनी क्या चीज है, ठीक है, ये चीज की बात करेंगे। कानूनी एंगल क्या है सोचने का, कि मान लीजिए हमारा स्पेसिफिकेशन है, हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में अगर स्पेसिफिकेशन डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया है, उस पर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उस पर हमारा काम चल रहा है, और उस पर हमारा कोई स्पेसिफिकेशन गड़बड़ हो जा रहा है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो तब क्या होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो विदाउट स्पेसिफिकेशन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट एंड वैलिड। ओके, तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप। द प्रोविजन इन स्पेसिफिकेशन आर गिवन मोर लीगल, जो ही प्रोविजंस हैं स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, ये क्या है आपको लीगल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, कि आप जो है इस पे क्या है आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारा काम इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी between the drawings and specifications the provision of the specification shall govern। तो प्रोविजन जो स्पेसिफिकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कहने का कि ड्राइंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तरह का हो गया कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है ये डायरेक्टली आपको सब आइटम्स के रिलेटेड है। सारा छोटा छोटा जो वर्क है, इतना लंबा सा वर्क आप देख रहे हैं, जो 6 महीने 7 महीने का वर्क है, उसमें कितना आइटम वो वर्क होगा आप सोच सकते हैं कि एक्सक्यूशन से लेके हम लोग फिनिशिंग तक जा रहे हैं, वहां तक जाने का जो बीच में जितना भी छोटा छोटा वर्क आप डिवाइड करिएगा, सबका आइटम बनाइएगा, तो वो चीज़ है ना। जैसे मान लिया आप PCC कर रहे हैं, तो कैसे आप एक्सक्यूशन कर रहे हैं, सोलिंग कर रहे हैं, उसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, वाइब्रेशन, ये वो तो हर चीज आपको वहां पे लेना है, समझे। द स्पेसिफिकेशंस आर आल्सो सर्व एन एज एन यूजफुल लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द ऑनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। तो हमारा ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारा इस स्पेसिफिकेशन पे काम ही नहीं हुआ है, तो हम उसको पेमेंट कैसे करें, या उस वो जो अगर मान लीजिए कुछ लीगल मैटर फंस जाता है, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये स्पेसिफिकेशन आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। तो ये हो गया लीगल एस्पेक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बुक्स वगैरह आप समझ गए, जो SOR वगैरह है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं अपना अपना वो क्या है शेड्यूल ऑफ रेट बनाते हैं, और उसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है वो सबको मान्य होता है, सारे कॉन्ट्रेक्टर को भी वो पता होता है। प्लस जो स्पेसिफिकेशन है, आप मैंने बताया कि आपको उसमें कोड दिया रहता है, नंबर दिया रहता है, तो जो उसका रेफरेंस है वो जरूर दिया जाता है कि हाँ ये जो है SOR के इतना में लिखा हुआ है, तो कोड वहाँ लिखा रहेगा 1.2 पॉइंट समथिंग, तो वो चीज़ लिखा रहेगा जो भी रहेगा सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा, प्रिपेयरिंग डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो जैसे कि आपने देखा कि अर्थ वर्क वगैरह में
मतलब जनरली क्या हो रहा था, तो उसमें क्या देख रहे थे आप कि कैसे काटना है, किस तरह के सॉइल में काटना है, ठीक है, कितना डेप्थ में काटना है, कितना विड्थ में काटना है, ठीक है, कितना एरिया या लेंथ की बात करेंगे तो उसमें काटना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, प्लस जो डिस्पोजल है सॉइल का वो कैसे करेंगे। तो इस सारी बातों को ध्यान में रख के हम लोगों को स्पेसिफिकेशन बनाना पड़ेगा एक्सक्यूशन वगैरह के लिए। तो आज का सेशन में हम लोग यही इतना ही करेंगे, और आप लोग क्या कीजिए कि कुछ कुछ जो है एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक्सक्यूशन है, तो एक्सक्यूशन का आप स्पेसिफिकेशन बना के हमको दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है रबल मेजनरी है, ठीक है, रैंडम रबल स्टोन मेजनरी, तो स्टोन मेजनरी का आप बना के देखिए, ब्रिक मेजनरी का आप बना के देखिए, ठीक है। तो आप इसको तैयार करिए, ये चीज़ें एक्सक्यूशन का बनाइएगा, दिख रहा ना। स्टोन मेजनरी का कुछ स्पेसिफिकेशन तैयार करिए, एक दो तैयार कीजिए, ज़्यादा नहीं है। सीमेंट कंक्रीट का तैयार कीजिए कोई, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, ब्रिक वर्क का, प्लास्टरिंग का, पॉइंटिंग का और स्लैब वगैरह का भी तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 4-5 आपको दिख रहा है, एक्सक्यूशन, स्टोन मेजनरी, सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, तो ये सब का आप कर सकते हैं। ओके, सीमेंट मोर्टार एक्चुअली है, बाद में गलत लिखा गया, ठीक है, समझ गए चीज। जी सर। तो स्पेसिफिकेशन बना सकते हैं आप लोग, क्या लगता है कोशिश बनेगा? क्या करेंगे कोशिश सर? करिए। जाएगा, देख लीजिए। कोशिश करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा अपने सोच को जो है ना आगे तक लेके जाना है, कि हम किसी भी काम को करा रहे हैं तो एक पार्टिकुलर आइटम पे जाइएगा और गौर से सोचिए कि उस आइटम वर्क करने में हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितना चीज देना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया हमको ईंटा ही जोड़ना है, तो ईंटा जोड़ने के लिए हमको वहाँ पे किस तरह का ईंटा चाहिए, पहले तो ये हो जाएगा, किस क्लास का आपको ईंटा चाहिए, प्लस ब्रिक वर्क करना किस तरह का हमको मोटा यूज करना है, 1:4 करें, 1:6 करें, हैं, 1:2 करें, तो 1:3 करें, तो किस तरह का यूज करें, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए और देखिएगा प्लास्टिंग वर्क का, देखिए कि प्लास्टिंग जो होगा उसमें कौन सा हम लोग मिक्स यूज करेंगे, ये करेंगे, तो सारा चीज आपको लिखना है। स्पेसिफिकेशन जो बनेगा, कहने का मतलब स्पेसिफिकेशन हर चीज के लिए बना हुआ है। मतलब प्लास्टिंग वर्क में अगर आप बोलिए 1:1:3 उसका भी बना हुआ है, 1:4 उसका भी बना हुआ है, 1:6 उसका भी बना हुआ है, तो सबका बना हुआ है स्पेसिफिकेशन। तो आपको सोचना ये है कि इसको इस पार्टिकुलर वर्क में हमको किस तरह का स्पेसिफिकेशन लेना है। तो आप लोग एक ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लोग एक साथ ग्रुप करके आप लोग ये कर लीजिए, ठीक है, आपस में बातचीत करके कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई रोड का प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई केनाल का ले लीजिए, कोई ड्रेनेज का ले लीजिए, और उसका स्पेसिफिकेशन तैयार कीजिए पूरे काम का। एक कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ, मान लीजिए पीसीसी रोड, 500 फीट पीसीसी रोड, किसी लोग का प्रोजेक्ट भी ये सब था, तो उसको क्या कीजिए आप, उसका एस्टिमेट बनाने की कोशिश कीजिए, स्पेसिफिकेशन खाली लिखने की कोशिश कीजिए, चैप्टर में एस्टिमेट मत बनाइए, स्पेसिफिकेशन लिखिए। तो स्पेसिफिकेशन लिखने की कोशिश कीजिए कि उसमें हम लोग क्या क्या काम करेंगे। तो पहले तो आप ये लिखिए कि क्या क्या काम होगा, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट रेडी होगा। तो आपको ये भी समझना है पहले कि उसमें कौन कौन सा काम करना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको स्पेसिफिकेशन तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि हमारा एक्सक्यूशन का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, किस यूनिट में कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट में कैसे करेंगे, आरसीसी में कैसे करेंगे, ब्रिक वर्क में कैसे करेंगे, प्लास्टिक में कैसे करेंगे, पॉइंटिंग में कैसे करेंगे, और अदर्स जो भी होगा उसका हम लोग स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग फिर से अब स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन देखेंगे, सर्टेन आइटम जो भी हैं उसके बारे में, जैसे एक्सक्यूशन है, स्टोन मेजनरी है, सीमेंट कंक्रीट है जो पीसीसी आप बोलते हैं, आरसीसी है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टरिंग है, पॉइंटिंग है। तो ये सब चीज़ जो है आपको जनरली पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ 1:2:4 पीसीसी, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा, पूछा भी होगा आपने, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा। यस सर, पूछा हुआ है। तो पूछा है, तो स्पेसिफिकेशन जब भी पूछा जा रहा है किसी भी आइटम ऑफ द वर्क का, देन यू नीड टू राइट
फुल स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अर्थवर्क की बात करेंगे तो वी नीड टू मेंशन each and every activities or each and every action we do combinedly to perform the excavation part, मीनिंग कि अगर हमको एक्सकेवेट करना है तो मिट्टी को काटना, ठीक है, वो एक हो गया। उस काटने के लिए जो टूल्स एंड प्लांट है, जो मशीनरीज है, वो सब भी उसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कटिंग हुआ तो सपोज कि जो हमारा जो वर्टिकल्स होता है, जब काटेंगे मिट्टी तो जो मिट्टी कटेगा उसका सपोर्ट भी देना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं कहीं मिट्टी ढह जाता है ना काटते काटते, तो सॉइल का उस तरह का स्ट्रेंथ वहाँ नहीं है, तो आपको वहाँ ब्रेसिंग करना पड़ेगा। ब्रेसिंग समझे क्या हुआ? सोरिंग बोलते हैं, टिम्बर सोरिंग बोलते हैं, सुने आपने? यस सर। क्या होता है ये सब? जो ट्रेंच वगैरह का भी जब मतलब खोदा जाता है, एक्सकेवेट किया जाता है, तो जनरली उसको स्ट्रेंथ कर देने के लिए क्या किया जाता है कि आपको ब्रेसिंग लगाया जाता है। यस देखे हैं तो कहीं देखे हैं इस रियल लाइफ में? यस आसपास में सर। काम चलते रहता है, कहीं कहीं देख यस लिया सर, करो क्या। देखे हैं सर। मतलब जहाँ पे सर ज्यादा सैंडी सैंडी सॉइल रहता है ना सर, उस जगह हाँ, अगर रहता है तो उस जगह किया जाता है ज्यादातर। पॉइजनलेस सॉइल है वो सब में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है। तो जो ट्रेंच को सपोर्ट देने के लिए जो भी टिम्बर सोरिंग या जो भी कास्ट आयरन यूज करे, कोई भी फॉर्मवर्क यूज करे उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो सब का कॉस्ट इसी में आएगा, सब एक्सक्यूशन में आ रहा है, समझे। उसके बाद देखिए कि मान लीजिए आप एक्सक्यूशन कर रहे हो, पानी निकल गया नीचे से। कभी कभी होता है कि जो जो बेड है, एक्सक्यूशन बेड, नीचे से पानी आ गया, तो वो पानी को आपको निकालना है, और वो भी इसी के अंदर है, मतलब एक्सक्यूशन का ही पार्ट है, और पानी आपको पंप करके बाहर निकालना है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगा, उसका पेमेंट किसके लिए होगा? एक्सक्यूशन के लिए ही ओनली होगा। ठीक है, तो ये चीज सब चीजें आपको क्या है मेंशन करना पड़ेगा जब स्पेसिफिकेशन आप लिखेंगे तो। ठीक है, उसके सर अलावा जब तो हाँ, सर जब अर्थ वर्क करते हैं तो सिर्फ अर्थ एक्सकेवेशन का ही पैसा लेते हैं कि वो उन सब का ही पैसा ऐड करके लेते हैं? वो एक्सक्यूशन में सब कुछ इंक्लूड होके आता है। जो आपने स्पेसिफिकेशन अगर लास्ट क्लास में देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है, पूरा चीज लिखा रहता है, एक्सक्यूशन प्लस उसको डिस्पोजल भी लिखा रहता है, ध्यान होगा। तो जितना एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट एक्सक्यूशन होना होगा वो सब एक्सक्यूशन में आ जाएगा। इसलिए स्पेसिफिकेशन का महत्व है, क्योंकि अगर हम एक्सक्यूशन बोलेंगे तो सिर्फ जो खोदने का, एक्सक्यूट मिट्टी कर दिया बस उतने से उठा के फेंक दिया ऊपर में बस हो गया, उतना नहीं है, इसमें सारा एक्टिविटी ऐड हो जाता है। इसलिए ये स्पेसिफिकेशन का इम्पोर्टेंस है कि आपको बट सारा काम उसमें ले लेना है। सर हाँ, तो पहले तो हम टेंडर पहले फिल कर देते हैं ना कि फिल में इतना रेट होगा, ये होगा, तो बाद में अगर हम जैसे कर रहे हैं एग्जीबिशन तो उसमें अगर निकल जाए तो फिर हम क्या करेंगे सर? हाँ, वो भी इशू आता है। बहुत सही चीज बोला आपने कि कभी कभी क्या होता है, एडिशनल कुछ चीजें आती है। मान लीजिए कि एक्सक्यूशन करने जा रहे हैं, हमने जो नीचे का सॉइल का जो है उसका टेस्ट हमने नहीं कर पाया, मान मिस कर गए, या कुछ ऐसा हो हार्ड सॉइल हो, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा जो है जो एक्स्ट्रा क्या होगा उसमें आइटम्स बनाए जाएंगे वर्क का। ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा बनाया जाएगा। लेकिन जनरली इन जनरल केस जो भी सॉइल है वहाँ का साइड इन्वेस्ट जो भी शुरू में सर्वे किया जाता है, तो इनिशियल पता रहता है कि यहाँ का सॉइल कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये सब चीजें वहाँ मतलब शुरू में ही देखा जाता है, साइट इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसी समय ये सब रिपोर्ट बना लिया जाता है कि वहाँ पे किस तरह का ये है कंडीशन है, और किस तरह का वहाँ पे एक्सकेवेशन का काइंड जो है वहाँ यूज होगा। क्योंकि एक्सकेवेशन भी जो है बहुत तरह का है। ठीक है, अगर आप जो एसओआर देखिएगा, शेड्यूल ऑफ रेट्स देखिएगा, तो एक्सक्यूशन भी बहुत तरह का आपको दिखेगा। अलग अलग उसमें आइटम्स हैं, अलग अलग, मतलब उसमें थीम है उसका, समझिए, काम का। तो जिस तरह का जो होगा वो उसमें एम्प्लॉयड होगा। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है ऑफकोर्स उसी के हिसाब से काम होना है, और उसी के हिसाब से काम होगा। तो एक्सकेवेशन में जनरली आपको ये सब इंक्लूड रहता है कि जो हमारा मिट्टी कटा निकला उसके बाहर, उसको डिस्पोज भी करना है, कुछ लीड लिफ्ट वहाँ रहेगा, उसको उतना डिस्पोज करना है आपको। तब आपको बाकी वहाँ देखिएगा कि लेवल करना, ये करना, वो करना, सारा चीज एक्सकेवेशन में ही है जो मिट्टी कट रहा है तो। ठीक है, तो ये सब होता है। ऐसे ही सिमिलरली आपको जैसे स्टोन मेजनरी की बात करेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा।
जो भी स्टोन मेजरमेंट में क्या है आपका, सीमेंट मोर्टार का मिक्स जो है, कितना सीमेंट लेना है, कितना ये सैंड लेना है, तो उसका रेशियो, ठीक है, कितना बैग में कितना ये मिलाएंगे, सैंड मिलाएंगे, वो सब तरह का चीजें हैं। तो वो सब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है, सब लिखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं, और उसी में हम लोग देखेंगे सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है, आरसीसी का, ब्रिक वर्क का, इसका देखेंगे। तो आप लोग के पास बुक होगा सबके पास? यस सर। सर पीडीएफ भेज देते हैं, बुक करना है सर। बुक नहीं रखा है? बुक तो होगा तुम लोग पास, छूट गया कहीं? सर वहीं हाँ, कॉलेज में ये छूट गया सर। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो शेड्यूल ऑफ रेट्स है, उसमें हमारा स्पेसिफिकेशन एक्चुअली सबका दिया रहता है, और हमें वहाँ से सिर्फ जो सुटेबल जो स्पेसिफिकेशन उसको चूज कर लेना अपने काम के लिए, और उसको हम लोग को एग्रीमेंट में कर लेना। तो वहाँ से जैसे एक्सक्यूवेशन की बात करेंगे, तो मैंने आपको बोला कि शुरू में जब भी जो भी साइज होगा, जो गिवन साइज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में था, उस हिसाब से उसको कटिंग करना है ट्रेंच को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको अगर मान लीजिए सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट देना पड़ेगा। देखिए जनरली आपको दिखेगा, देखिए जैसे ये एक्सक्यूवेशन दिख रहा होगा आपको, तो इसमें जैसे कटिंग हुआ मान लीजिए, तो इसको सब कभी तो ठीक है, यहाँ सॉइल लग रहा है कि यहाँ कोहेसिव सॉइल है, प्लस यहाँ है कि जो आपको जो ये वॉल दिख रहा है उसका वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, वर्टिकली खड़ा है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। बट मान लीजिए अगर जहाँ पे हमारा जो ये वर्टिकल साइड दिख रहा है आपको ट्रेंच का, अगर वो लूज हो जाए, टूटने लगे, तो फिर उसमें जो ब्रेसिंग वगैरह करना होगा, जो स्टोरिंग करना होगा टिम्बर का, वो सब जो है करना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्टर को, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसमें एक और आपको फिगर देखेगा, देखिए ये क्या है, आपको इस तरह का यहाँ पे टिम्बर सोरिंग किया गया है, तो इधर क्या है, टिम्बर लगाया गया इस तरफ और इस तरफ, दिख रहा है। तो इस तरह से टिम्बर सोरिंग कहीं होता है, कहीं स्टील सोरिंग, स्टील फॉर्म वर्क को यूज करके हम लोग ये कर सकते हैं, और कहीं आपको ये मिलेगा, और फिर और भी अलग अलग तरह के चीजें होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है फ्लोरिंग का या जो ब्रेसिंग है, बॉक्सिंग है, उस तरह का यूज किया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पहले भी, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा केस आता है जब आपको जो वर्टिकल साइड से नहीं ठहर रहा है तो। ठीक है, अब देखिए, जो अभी आप देखिए यहाँ पे जो आपका जो साइज होगा उस हिसाब से काटेंगे उसको। जो नीचे का हमारा मान लीजिए, अगर नीचे से पानी वानी आता है तो फिर उसको आपको पंप करके बाहर निकालना है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे, दिया हुआ है चीजें, ठीक है। और एक और चीज आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा कि अगर कोई वैल्यूएबल आइटम मिले एक्सक्यूशन के दौरान, दिख रहे हैं, एक लाइन यहाँ लिखा है कि एनी वैल्यूएबल फाउंड ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन शैल बी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आप काम करता है गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी एक्सक्यूशन में कुछ ऐसा मिल गया वैल्यूएबल जो भी आइटम है, तो वो गवर्नमेंट का होना चाहिए होगा, ठीक है, इस तरह का चीज है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्यूशन अर्थ शैल नॉट बी प्लेस्ड विद इन 1 मीटर एज ऑफ ट्रेंच, तो इसके लिए क्या है, जो लीड एंड लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो एम्प्लॉयड होगा और वो रहेगा, ठीक है। एक चीज देखिए यहाँ, वाटर इफ एनी एक्यूमुलेट्स इन द ट्रेंच शुड बी पम्प्ड आउट और बेल्ड आउट विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा, और जो पानी है उसको क्लियर करना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्टर को ही, या ये एक्सक्यूशन में ही आ जाएगा। ये मतलब सारा काम करना है, एक्सक्यूशन करने का मतलब कि जितना चीज उसमें आएगा सब करके दे देना है, मतलब कुछ ऐसा स्पेशल जो सिचुएशन आएगा तब जाके कुछ अलग बात होगी, ठीक है। इसमें क्या है, आफ्टर द कंक्रीट हैज बीन लेड मशीनरी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रेंच शैल बी फिल्ड, मतलब जब मान लीजिए आपका काम हो गया, जब आपका जो नीचे फाउंडेशन देना था फाउंडेशन दे दिया आपने, जो ब्रिक मशीनरी स्टोन मशीनरी करना था कर दिया, उसके बाद जो आपका गैप बचता है उसको फिर भरना भी है आपको, ठीक है। तो उसको भी भरना है, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, आपको अर्थवर्क का ही पार्ट हो गया, उसके लिए कोई अलग पेमेंट नहीं मिलेगा, उसको आपको कराना है, समझ रहे हैं कुछ चीजों को।
कहने का मतलब कि अर्थवर्क, कहने का मतलब अर्थवर्क काट दिया, बट आप जो किए हैं उसको लेवल भी करना है, आपको फिनिश भी करना है, ठीक है, और उसका कोई अलग मेजरमेंट नहीं हो रहा है। मेजरमेंट सिर्फ किसका हो रहा है? अर्थवर्क का। तो जो अर्थवर्क है, जो ट्रेंच काटा है, उसके अलावा जितना भी उसमें चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन बना हुआ है, और उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ कंसीडर करके उसका रेट बना हुआ है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन शैल बी टेकन इन क्यूबिक मीटर। तो इसको हम लोग वॉल्यूम में लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ जो है वो देखेंगे, ट्रेंच का कितना मीटर, कितना फीट का लेंथ है, उसके बाद उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको देखेंगे और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो क्वांटिटी आएगा दैट विल बी द मेजरमेंट हो जाएगा आपको एक्सक्यूशन का, वो एक्सक्यूशन का क्वांटिटी हो जाएगा, और बेस्ड ऑन डेट हमारा फिर पेमेंट होगा, उसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका पेमेंट बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जब भी एक्सक्यूशन वगैरह लिखा रहता है तो वहाँ पे लीड और लिफ्ट वहाँ पे लिखा रहेगा आपको कि इतना मीटर का लीड होगा, ठीक है, इतना मीटर लिफ्ट होगा। अगर मान लीजिए लीड लिफ्ट बढ़ गया कहीं, तो उसके लिए फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा रेट वगैरह उसके लिए सेपरेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने ऋत्विक बोल रहे थे कि जो कभी कभी कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि उससे ज्यादा करना पड़े, जो स्पेसिफिकेशन में लिखा था उससे ज्यादा करना पड़ जाए, तो फिर आपको सेपरेट जो है एक्स्ट्रा रेट देना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें और आगे, रैंडम रबर स्टोन मेजनरी, जो आर स्टोन मेजनरी की बात करते हैं, तो ये आपने देखिए ये देखा होगा कहीं पे, इस तरह का जो चीज आप देखते होंगे, इस तरह की चीज कहीं देखे हैं जो जहाँ पे स्टोन्स जो ये स्टोन मेजनरी का यूज होता है, देखे हैं कहीं ये सब? जनरली आपको चैनल यस वगैरह, सर, जैसे यस सर, देखे हैं इरिगेशन सर। इरिगेशन वगैरह वर्क में छोटा छोटा डैम वगैरह बनता है, तो उसमें स्टोन मेजनरी वगैरह बहुत काम आता है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। घर सर वगैरह में तो राजस्थान में जनरली हम लोग, हाँ, घर वगैरह में तो हम लोग जनरली देखते हैं कि ब्रिक यूज करते हैं, बट देखिए इसका भी फिनिशिंग बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन इसके लिए जो है, जो स्किल लेवल है, जो आपको है ना, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है, समझे। जो ब्रिक जोड़ने वाला है उसको जोड़ेगा तो हालत खराब हो जाएगा क्या, क्योंकि इसमें जो प्लम्बिंग का काम, सॉरी, जो लेवल का काम है, जो इसको प्लम जो होता है आपका, जो सेंटर लाइन मिला के रखना है, सीधा स्ट्रेट लेके जाना है एज को, तो ये सब करना बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। प्लस यहाँ पे जो मोटार है उसका थिकनेस हर जो है उसको इन्फॉर्म रखना जगह जगह पे, ठीक है, वो आपको आर आर स्टोन मेजनरी का एक पार्ट आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जनरली जो मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं उसमें क्या आएगा, जो स्टोन है स्टोन आएगा, ठीक है, सैंड आएगा, ठीक। जैसे हम लोग ब्रिक मेजरमेंट में क्या करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा स्टोन मेजनरी होगा उसमें हम लोग स्टोन्स का यूज करेंगे। तो स्टोन्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी हार्ड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिके और वेदरिंग, वो होना चाहिए आपका, ठीक है। स्टोन्स विथ पोरस मेटल शैल बी रिजेक्टेड, अगर पोरस है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। द स्टोन ऑफ साइज ऑफ स्टोन सेल नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर इन एनी डायरेक्शन। तो ये सब आपका कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन रहता है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, इसके बारे में सारा जो मैनुअल होता है, पीडब्ल्यूडी का मैनुअल। सर यहाँ पोरस मतलब क्या होगा सर? पोरस मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए उसमें छेद छेद ज्यादा, वाइड ज्यादा हो गया है ना, वाइड जो है ज्यादा है, तो वाइड नहीं होना चाहिए, समझे। सर उसे पानी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, पोरस तो वही हो गया, पोरस जो है नहीं होना चाहिए, पानी पास नहीं करना चाहिए, इम्परमिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए और चीजें हैं, सीमेंट जो है उसका स्पेसिफिकेशन आपको देन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में है, या आपको जो स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से करना है। सीमेंट के लिए सैंड वगैरह जो है, जहाँ जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से सैंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें मोटार का जो परसेंट, जो आपका एक क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा कि कितना हम लोग सीमेंट मिलाएंगे सैंड में, तो वो सब आपको सब कहाँ से पता चलेगा, जो स्पेसिफिकेशन, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप क्या करिएगा, बनाइएगा, जब एग्जाम में आता है तो जनरली मोटार वगैरह को मिक्सिंग कैसे करते हैं हम लोग, वो है
कि हम लोग उसको पहले ड्राई मिक्स करते हैं, है ना, ड्राई 1 सैंड का ले लिया, उसके बाद हम लोग एक सीमेंट को मिलाया, उसके बाद उसको मिक्स करके हम लोग जनरली ड्राई मिक्स बना लेते हैं, उसको जो एक यूनिफॉर्म कलर में ले आते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उसमें जो वाटर है वो ऐड करेंगे। ठीक है, लेइंग की बात करें तो जो हमारा लेइंग है उसके पहले जैसे हम लोग ब्रिक को वेट करते हैं, ठीक है, पानी में डुबा के रखते हैं, तो उसी तरह जो है स्टोन वगैरह है उसको भी आपको जो है डुबा के रखना है पानी में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बॉन्डिंग होगा वो अच्छा होगा। प्लस जो वॉल वगैरह बनाएंगे उसको वर्टिकल आपको शेप देना है, ताकि प्लम्ब जो है सीधा रहे, सेंटर लाइन जो है उसका मिला हुआ रहे। ठीक है, प्लस जो ज्वाइंट जो होते हैं वो वर्टिकल ज्वाइंट्स तो एक ही लाइन में नहीं आना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ताकि आपका स्पेसिफिकेशन अच्छा सा दिखे। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप जो जो इसका ओरिजिनल देखिएगा, जो SOR वगैरह में लिखा रहता है, वो एक्चुअली जो आपका आइटम होगा जिस कोड का, वहाँ पे देखिएगा सारा शॉर्ट में लिखा रहता है चीज़ें, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप काम कीजिएगा तो आपको वो ध्यान में रखना होता है। तो जनरली होता क्या है, ये उतना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज जब भी किसी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि आपको एक नेचर का काम करना रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप भवन निर्माण चले गए तो भवन वगैरह का काम रहेगा, बिल्डिंग का काम रहेगा, RCD में चले गए, रोड में चले गए तो वहाँ पे क्या होगा, रोड से जुड़ा काम रहेगा, PCC हो गया या बिटुमिनस का जो आपका रोड, फ्लेक्सिबल रोड है, ठीक है, वो सब रहेगा। तो आपको उस तरह का जो वहाँ पे एस्टिमेट बना आ रहा है, उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन रहता है, जनरली वही फिर दोबारा दूसरे एस्टिमेट बनाएंगे रोड का, तो फिर वही सब स्पेसिफिकेशन यूज होगा। तो इसलिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। शुरू में आपको जाइएगा सीखने में थोड़ा सा परेशानी होता है, बट आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग इसको एक अपने अपने हिसाब से लिखिए, अपने हिसाब से जितना समझ में आता है। बुक को पढ़ के आप ये लिख सकते हैं कि इसका लेइंग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, जो आपको पॉइंट ऐड करना है ऐड कीजिए। और इसमें जो मेजरमेंट का मेन है कि हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो जो भी आपका ये स्टोन वर्क है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ, विड्थ, हाइट ये लेंगे, मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, क्यूबिकल कंटेंट निकाल लेंगे। तो जितना क्यूबिकल कंटेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब करते हैं। प्लस एक चीज़ और होता है कि जैसे आप मानिए स्टोन का जो वॉल है या जो आपका वहाँ चैनल में बना रहे, तो उसके बाद क्या होगा, जो उसका थिकनेस वगैरह है, तो देखते हैं उसके जो बाहर का जो फेसिंग है उसको पॉइंटिंग वगैरह जो बोलते हैं जनरली, तो उसको इन्फॉर्म करना है, उसको आपको प्लेन करना है, जो टूथिंग बोलते हैं, पॉइंटिंग बोलते हैं, वो सब करना होता है। जैसे जो ज्वाइंट्स जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, देखे होंगे जैसे ब्रिक में बनाते हैं, तो ऐसे ही यस सर। आपको स्टोन वगैरह में भी वो चीज़ कर सकते हैं, किया जाता है कभी। तो वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस एक आध चीज़ और मैटर करता है, जो कि थिकनेस वगैरह, ज्वाइंट का थिकनेस जो है, एक चीज़ यहाँ दिख रहा हो कि 20 से ज़्यादा नहीं, 20 mm से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, कहीं पे भी किसी भी कोना में चले जाएंगे तो इसलिए जो स्टोन का आप देखिएगा जो वॉल बनता है, तो उसमें क्या होता है, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा भी आपको स्टोन यूज किया जाता है, ताकि आपका जो वाइड हो वो कम हो। ठीक है, जो आपका जो अपने स्टोन का मेशनरी बना रहे हैं, जो वॉल बना रहे हैं, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद आगे आएंगे तो हम लोग को नेक्स्ट अगर आइटम ऑफ द वर्क देखें तो सीमेंट कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा यूज में ये सब चीज़ें है ना, जहाँ भी कास्टिंग वर्क है, RCC का काम है, ये है वो है, तो ये सब PCC और RCC बहुत ही फेमस है ना, बहुत सुनते होंगे। तो ये सब आपको पूछेगा कि मतलब एग्जाम में आएगा कि आप स्पेसिफिकेशन लिखिए PCC फाउंडेशन बेड का, और उसमें आपको मिक्स दे दिया रहेगा 1:2:4। तो आपको इसमें ये समझ में आना चाहिए जो 1:2:4 है, इसका मीनिंग क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, तो ये सब आप जानते होंगे। प्लस यस इसमें सर। क्या मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या हम लोग सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो क्या यूज करते हैं, आपको पता है, बताइए कोई। सीमेंट सैंड एग्रीगेट सर। वाटर। ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो है, उसके बाद जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी एक मैटर होता है। ठीक है, तो जनरली जैसे कि अगर हमारा जैसे साइट वगैरह में क्या है, बड़ा बड़ा काम होता है,
तो यहाँ हम लोग 1:2:4 कर लेते हैं। हम 1 kg 2 kg 8 kg इससे बात कर लेते हैं। बट जैसे आप आगे जाइएगा वहाँ पे क्या आता है, बड़ा बड़ा काम है, तो वहाँ पे आप लोगों को बैग्स में बात करते हैं हम लोग जनरली। जैसे आपने एस्टिमेट पिछली बार निकाला होगा, याद है? यस सर। यस जब किसी 1 मीटर क्यूब कंप्लीटिंग करना है तो हमारा कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, कितना ये लगेगा, तो वो सब चीजें था। यस तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ चुके हैं अभी तक। तो ये ध्यान रखना है। प्लस जैसे कोर्स एग्रीगेट है और इसको हम लोग किस साइज का कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे, तो वो सब ध्यान रखना है। जैसे आपको बिल्डिंग वर्क वगैरह में क्या आता है, जैसे 20 mm का है तो वो आपको सुटेबल है। 20 mm साइज का हम लोग यूज कर लेते हैं। 20 से 40 का जो रेंज है उस वाला हम लोग यूज कर लेते हैं। उसके ऊपर का होगा तो किसी और वर्क में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग शेप साइज, अलग अलग जो साइज रेंज है उसका अलग अलग यूज है। तो ये सब समझ में आना चाहिए। फाइन एग्रीगेट की बात करें तो जो सैंड होता है, स्टैंडर्ड सैंड वगैरह जो है आपका, उसमें जनरली जो परसेंटेज है, जो ग्रेडिंग है वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। तो अलग अलग परसेंटेज का आपको उसमें एंड रहना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आप लोग तो आसान है, ये सब पढ़ते जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। प्लस कौन सा हम लोग सैंड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह के सैंड को हम प्लास्टर में यूज करेंगे, तो ये सब भी आपको होना चाहिए। प्लस स्पेसिफिकेशन में चीज दिया रहता है कि आपको किस तरह का सैंड वहाँ यूज करना है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट आपका स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन है सीमेंट का वो आपको दिया रहेगा। ओके, तो उसको यूज करना है। 33 बोलते हैं या 43 है, 53 है, या जनरली जो अब यूज होता है पीसीसी हो गया, पीएससी हो गया। समझ रहे हैं ना पीपीसी वगैरह क्या होता है? पोर्टलैंड यस पोजिशनल सर। सीमेंट है, जी तो सर। वो सब चीज़ है। प्लस इसमें पानी कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, तो पानी जो हमारा होना चाहिए इट शुड बी जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए पानी यूज करते हैं उस तरह का हमारा पानी होना चाहिए, है ना। बोला जाता है ये चीज, बट पानी सिक्स आप यूज कर छः सकते हैं। पीएच 6 pH क्या हुआ? मान से कम। सर 6 pH मान से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बोला जाता है कि हाँ पानी जो है आपका एसिडिक मैटर वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, ज़्यादा एल्कलाइन नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो ये सब है, पर प्रैक्टिकल पर्पस है। प्रैक्टिकल में तो पानी वानी जो अभी आपको नॉर्मल जो पानी मिल रहा है, जो सरफेस वाटर से पानी मिल रहा है, वो सब भी यूज हो जाता है। तो ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो इसमें जो आपका मिक्सिंग है, जैसे 1:2:4 है, ये कौन सा मिक्स है बताइए, किस 15 तरह का है? एम M15। एम हाँ, तो ये है एम आपका M15 है ना। यस तो M15 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसका मिक्सिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग जनरली, जो आप डिफरेंट जो ग्रेफल है या सैंड है उस सब के लिए बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स होता है आपका, कंटेनर होता है, जो आपको यहाँ जो दिख रहा होगा इधर, ये जो देख पा रहे हैं साइज, ठीक है, तो इस तरह का साइज का हमारा रहेगा। जो कि जो इसका जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट क्या है, आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये अगर मीटर क्यूब में निकलेगा तो वो 1 बैग ऑफ सीमेंट के बराबर होता है। 1 बैग सीमेंट के बराबर होता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग जनरली इस तरह का हम लोग बॉक्स यूज करते हैं, कंटेनर यूज करेंगे। और उसको क्या करेंगे, जैसे हम लोग 1:2:4 करना है, तो जैसे 1 बैग अगर हम सीमेंट मिलाना चाह रहे हैं तो उसमें 2 कंटेनर ये मिलाएंगे, 4 कंटेनर कोर्स एग्रीगेट मिलाएंगे, है ना। यस क्योंकि ये क्या है, सीमेंट है, सैंड है, और ये आपका कोर्स एग्री एग्रीगेट है, ठीक है। तो ये सब जब मिलाते हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ तो छोटा चीज नहीं है, तो वहाँ बड़ा बड़ा जो आप कंटेनर है, कंटेनर यूज करके हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़िएगा। प्लस वहाँ पे मिक्सिंग की बात करें तो हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो 2 टाइप से करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैनुअल मिक्सिंग करते हैं, जैसे छोटा मोटा काम होगा तो मैनुअल मिक्सिंग भी चल सकता है, लेबर लगाया काम करा लिया। लेकिन जनरली आप जो भी पीडब्ल्यूडी का काम है सब में देखते हो कि मैकेनिकल मिक्सचर यूज होता है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी मतलब फास्ट हो जाता है ना, तो हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, मतलब शुरू में ड्राई मिक्स किया जाएगा। शुरू में क्या करते हैं, इसमें हम लोग गिट्टी बालू डालें,
उसको मिक्स जिसमें कराया हमने। देखिए ड्राई मिक्सिंग होने के बाद जब उसका यूनिफॉर्म कलर हो जाता है, फिर हम लोग उसमें जो W/C रेशियो है, वाटर सीमेंट का जो रेशियो है, उससे आपको पानी मिलाएंगे। तो जनरली जो आप देख पा रहे हो 25 to 30 लीटर्स पर बैग ऑफ सीमेंट टू गेट द रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो। जो आपका रेशियो है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे पानी को। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ रहेगा। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, तो ये सब लोग मिक्स करेंगे और जब यूनिफॉर्म मिक्स हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो शुरू में फ्रेश कंक्रीट तैयार हो जाएगा, फिर उसको हम लोग जो मशीन से अनलोडिंग करके फिर हम लोग उसका यूज करेंगे, प्लेसिंग करेंगे। वो सब चीज़ें हैंड मिक्सिंग भी कर सकते हैं। हैंड मिक्सिंग के केस में आपको ध्यान रखना है कि शुरू में जब आप मिक्स करते हैं तो उसको यूनिफॉर्म कलर लेके आना है, तो उसको हम लोग को खूब मिक्स करना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन मिक्सिंग में तो आराम से तेजी में हो जा रहा है, बट यहाँ पे आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्लम्प टेस्ट है जनरली ये किया जाता है, क्योंकि हमारा जो वर्केबिलिटी है वो स्लम्प टेस्ट से पता चल जाता है ना। तो जो भी वर्क है, कोई भी बिल्डिंग वर्क हो या कोई रोड वर्क हो, ठीक है, ड्रेनेज का वर्क हो या कोई भी वर्क होगा, तो सबके लिए क्या आपका जो स्लम्प है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे बिल्डिंग वर्क वगैरह है तो हमारा जो स्लम्प है, जैसे मान लीजिए 75 से 100 जो है का, उतना स्लम्प रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ है, तो जिस तरह का काम होगा उस तरह का स्लम्प हमको चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये सब टेस्ट एम्प्लॉय करते हैं साइट पे हमेशा। तो जब भी आपका काम चलते चलेगा साइड पे, तो आपको स्लम्प टेस्ट तो रेगुलरली करना पड़ेगा कि आपका मिक्स सही बन रहा है कि नहीं, कि जो वर्केबिलिटी का आपको चाहिए, जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए आप यूज कर रहे हैं उसका है कि नहीं। ठीक है, फॉर्म वर्क की बात करें तो जो जिस तरह का फॉर्म वर्क का स्पेसिफिकेशन आपको दिया है, सपोज हमारा जो फॉर्म वर्क है वो देखिए, अभी वुड शटरिंग, शटरिंग हो गया, स्टील का हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप का बहुत सारा अभी डेवलप्ड हो गया है, तो वो सब आप यूज कर सकते हैं फॉर्म वर्क वगैरह में। ठीक है, उसके बाद जो रिमूवल है उसका रिमूवल टाइम है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर जब बात लेइंग की करेंगे, कंक्रीट शैल बी लेड जेंटली इन लेयर्स नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर। तो जैसे लेइंग वगैरह है उसका एक थिकनेस है कि इससे ज़्यादा ले नहीं करना है ना। तो ये सब भी वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। सर यस सर। ओके, तो देखिए, तो लेइंग की बात कर रहे थे, तो लेइंग वगैरह में जैसे जनरली आप जब प्लेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा फैक्टर आता है। जैसे प्लेसिंग में जब कंक्रीटिंग की बात करेंगे तो एक तो है कि उसको एक लेयर जो है ज़्यादा उसका थिकनेस और ये सब जो काम होगा उस तरह का जनरली, तो वो थिकनेस वगैरह पे ध्यान देना आपको। ठीक है, प्लस जो उसमें कॉम्पैक्शन करने का मीन्स है, जैसे जो वाइब्रेशन है, निडल वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर, टेबल वाइब्रेटर, तो वो सब यूज करना भी है आपको, वो सब भी आपको इसके अंदर कवर होगा। स्पेसिफिकेशन में उसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कहीं कहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा कहीं सेग्रीगेशन, कहीं ब्लीडिंग, ये सब केस आता है, तो उस सबको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एज अ जेई जब आप काम करेंगे तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ये सब ना बिगड़ जाए। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर फॉर्म वर्क यूज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी कंक्रीटिंग है, तो कंक्रीटिंग कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको मिक्स करना है, ढाल देना, लेकिन आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा कंक्रीट है उसका वर्केबिलिटी ठीक है कि नहीं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं, ठीक है, उसका फॉर्म वर्क सही यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, जो प्लेसिंग है वो सही से हो रहा है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए आप कंक्रीटिंग आज रोकना है, ठीक है, मान लीजिए कुछ हुआ कि आज काम खत्म हुआ और कंक्रीटिंग का सरफेस के ऊपर और कंक्रीटिंग करना है, लेकिन मान लीजिए समय नहीं बचा, कहीं मान लो एंड करना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक रफ सरफेस, इंक्लाइन सरफेस छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि फिर से हम उस पर कंक्रीटिंग कर सकें। तो इस तरह का चीज़ आपको जनरली ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए स्पेसिफिकेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वहाँ पे एक पार्टिकुलर छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये जरूर मेंशन किया हुआ है इन शॉर्ट कि आपको सारा चीज उसमें करना है। कंक्रीट का अगर स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे तो मतलब कहने का है कि पीसीसी में उसका पूरा लेइंग, ठीक है, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग, हर चीज वहाँ आ जाता है। तो जितना कंक्रीटिंग का प्रोसेस है सारा उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें आपका वाइब्रेशन आ गया, फॉर्म वर्क आ गया, तो हर चीज जितना भी आप देख रहे हैं सारा चीज वहाँ आएगा।
तो कंक्रीटिंग में सब चीज आएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिकेशन में सारा कुछ आ जाएगा जितना आप पढ़ रहे हैं ना। जैसे कंक्रीटिंग का हेड अभी शुरू हुआ था, जितना चीज अभी देख रहे हैं, क्यूरिंग और ये सब इसी का पार्ट है। इसका कोई अलग चार्ज नहीं बनता है। जैसे आप क्यूरिंग की बात करें, क्यूरिंग तो करना पड़ेगा, जो उसका लेबर होगा कॉन्ट्रेक्टर को क्यूरिंग करेगा, है ना। रोज आके पानी वानी दे पटाएगा, कर उस पे क्यूरिंग के लिए पॉन्ड सिस्टम है या गनी बैग सिस्टम है कि उसको डंप करके रखे, ठीक है। डंप मतलब वो उसमें वाटर नहीं होता है कि भिगा के हम लोग बिछा देते हैं बैग्स को, जूट वाला जो होता है, तो वो सब करे तो ऐसा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मेजरमेंट हम लोग जनरली किस में करते हैं, जो आपका कंक्रीटिंग है इसका हम लोग मीटर क्यूब में कर लेंगे, ठीक है। जो कंक्रीटिंग पीसीसी का है, सिमिलरली जो आप देखेंगे वो आपको आरसीसी का भी वही है। बस आरसीसी में क्या है कि आपको इसमें रेनफोर्समेंट का आ जाएगा सारा चीज। तो रेनफोर्समेंट का जितना भी चीज आएगा, क्योंकि आरसीसी का जो रेट बना हुआ है ना, उसमें हर चीज लगा हुआ है कि आपको जो जो भी उसमें सरिया यूज करना है, जितने एमएम का सरिया यूज करना है, उसका तो अलग से आपको वो तो इंक्लूड रहेगा आपको, ठीक है, कि ये इतना एमएम सरिया यूज होगा, ठीक है। वो ड्राइंग है, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट अकाउंट डॉक्यूमेंट बना है, तो सब उसमें लिखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पे उस तरह की चीजें एम्प्लॉयड हो रही है, कर रहे हैं लोग। मतलब स्पेसिफिकेशन में ये सारी चीज रहेंगे कि वहाँ किस तरह का फॉर्मवर्क यूज होगा, किस तरह का वाइब्रेशन यूज होगा, ठीक है। जैसे बिल्डिंग की बात करें, जैसे वहाँ पे बीम है, कॉलम है, तो सबका जो कास्टिंग हो रहा है तो उसमें किस तरह से वाइब्रेशन दे रहे हैं, किस तरह से प्लेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह का वर्कमैनशिप है, तो ये सारा चीज आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। किस तरह का वहाँ पे स्लम्प यूज कर रहे हैं ना, किस तरह का वहाँ पे मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट है, उसका साइज वगैरह देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पानी वानी सबका देखना पड़ेगा, पढ़िए इसको, ठीक है। सब कुछ इसमें क्लियर है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका सेम है कंक्रीट की तरह, सिंपली थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा, जो भी रेनफोर्समेंट का पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी प्लेसिंग लेआउट ये सारा चीज इसमें आएगा। तो जब भी कोई स्पेसिफिकेशन आरसीसी का बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सारा चीज इंक्लूड होगा, ये सारा चीज, ठीक है। समझ में आया ये सब चीजें? यस सर। यस यस सर। सर। इस हिसाब से अगर बोला जाए कि ब्रिक वर्क में क्या करना हो, तो ब्रिक वर्क में क्या करना हो बताइए तो। सर उसमें भी जो सैंड है, सैंड का देखेंगे क्वालिटी, और सीमेंट के बारे में लिखेंगे, वाटर के बारे में लिखेंगे उसका, ब्रिक और और फिलिंग कैसे करेंगे। के बारे में लिखें। उसका डायमेंशन फिर जैसे मेजर ब्रिक का करेंगे सर। क्वालिटी जो है, ब्रिक जो है किस क्लास का ब्रिक यूज करेंगे, है ना, उसका यस सर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये सब चीज, ठीक है। सीमेंट का तो देखेंगे ही, सैंड का भी देखेंगे ही। जैसे आपने स्टोन मेजर भी किया था, उसी तरह से ब्रिक वर्क में करेंगे। किस टाइप का ज्वाइंट देंगे सर उसमें। मतलब उसका जो थिकनेस है वो सब देखना होगा, ठीक है। ब्रेक में सर 4 बॉन्ड होता है 4 तरह का, उसको भी देखना पड़ेगा कहाँ यूज करेंगे कौन सा। हाँ ये सब है। ठीक है इसमें, ओके। तो ये जो है आपका जो स्टोन मेजनरी आपने देखा था, उसी तरह की चीजें हैं इसमें। ब्रिक वर्क भी सिमिलर है उसी की तरह। इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? कोई बताएगा? मेजरमेंट कैसे होगा ब्रिक वर्क का? क्यूबिक मीटर में। मीटर में होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, क्यूबिक मीटर में होगा। सर जब पार्टीशियन बाल रहता है तो उसका मीटर स्क्वायर में भी करते हैं सर।
हाँ थिकनेस पता है ना। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका मिक्सिंग वगैरह है तो वही मोटा मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सब केस रहेंगे जो आपने ब्रिक में स्टोन मेजरमेंट में देखा था। कि जो हम लोग मिक्सिंग करेंगे, पहले इसको ड्राई मिक्स करेंगे टिल एक यूनिफॉर्म कलर नहीं मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें तब जाके इसमें हम लोग पानी को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंसी होगा उसके हिसाब से हम लोग पानी को मिक्स करेंगे, जो हमारा W/C रेशियो है। और जैसे स्टोन को हम लोग क्या करते थे, पानी में रखते थे, इसी तरह से हम लोग जो ब्रिक है उसको भी उसको 12 घंटे के लिए जो है पानी में रखेंगे प्रायर टू यूज। ठीक है, उसको पानी में सोक करके रखेंगे ताकि हमारा जो बॉन्डिंग होगा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ताकि जो प्लेसिंग होगा उसका कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, प्लस लेवल का ध्यान में रखना है। जो थिकनेस है वो 10 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी ज्वाइंट है इसमें, इस केस में। ठीक है, इसका जो ऑल जो भी साइड्स वगैरह होगा उसमें जो हमारा जो प्लम्ब है उसके लाइन में होना चाहिए सारा, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए। जो भी एजेज होंगे, जो भी उसका वर्टिकल सेक्शन सारा है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। ब्रिक शुड बी लेड विथ फ्रॉग अपवर्ड। ठीक है, एक्सेप्ट इन द टॉप कोर्स। ब्रिक वर्क शुड नॉट बी कैरिड आउट मोर देन 1 मीटर इन अ हाइट एट अ टाइम। तो ये सब आपको स्पेसिफिकेशन में अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमारा जो काम है, मतलब 3 से 3 देखते हैं ना, जनरली 3 फीट से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए ब्रिक वर्क वगैरह में, देखते हैं ये सब चीज, सुने होंगे। यस। तो ये सब चीज रहता है। और उसके बाद ब्रिक वर्क होगा, उसको क्या करेंगे फिर, जो उसको पानी वगैरह जो है उसमें देते रहना है, उसका क्यूरिंग जो है। तो ये सब चीजें, इसका मेजरमेंट देखिए, इसका मेजरमेंट डिपेंड करता है। कहीं कहीं मेजर इसको मीटर क्यूब में कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में करते हैं। क्यों स्क्वायर मीटर में करते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारे स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हाफ ब्रिक वर्क करना है, हाफ ब्रिक वर्क करना है। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिक का साइज है उसका आधा अगर साइज हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, 10 इंची का दीवार है बोलते हैं ना घर में, 10 इंची है, 5 इंची है, तो मान लीजिए 5 इंची कह रहे हैं, तो 5 इंची का दीवार बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा एरिया ले लेंगे। तो एरिया हमको पता चल गया, तो 5 इंची का दीवार है, थिकनेस तो ऑलरेडी पता है। तो जब आपको स्पेसिफिकेशन इस तरह का आपने चूज किया है कि जिसमें ऑलरेडी आपको थिकनेस उसका पता है कि 1 ब्रिक वॉल है, 1.5 है, ठीक है, 2 ब्रिक वॉल है, तो ये सब अगर पता है तब आपको फिर उसको कुछ करना नहीं है, तब उसको सिर्फ एरिया लेना है, लेंथ एंड हाइट लेना है, थिकनेस आपको पता है, तो ये कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बात करेंगे कि जो हमारा ब्रिक वर्क क्लास 2 है, क्लास 3 है, तो ये सब चीज करेंगे, तो ये सब चीज के लिए भी हम लोग सिमिलर काम करेंगे जो ऊपर किया था। जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ होगा वो सेम होगा इसमें भी। ठीक है, इस केस में भी हमारा सेम रहेगा। प्लस जो जो भी ब्रिक वर्क अगर 2nd और 3rd क्लास का है, ये सब में क्या है, हमारा जो जॉइंट्स है वो ज्यादा, जो जॉइंट होता है मोटार जो है वो ज्यादा लगेगा, मतलब 12 mm जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रोपोर्शन वगैरह देख लीजिए, इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिंग वगैरह में भी क्या हम लोग करते हैं, प्लास्टिंग का कैसे स्पेसिफिकेशन निकालते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं बताइए। मीटर स्क्वायर में सर। हाँ, ये भी स्क्वायर मीटर में होता है, क्योंकि जनरली देखिए जिस आइटम का आपको थिकनेस वगैरह अंडरस्टूड, जैसे डीपीसी बोल रहे हैं, प्लास्टिंग बोल रहे हैं, तो प्लास्टिंग वगैरह में क्या है, इसका कोटिंग का साइज है वो फिक्स है। ये हमारा हाँ 10 mm कोटिंग करना है, 12 mm कोटिंग करना है, तो ये सब फिक्स है कि हाँ 12 mm का हमारा प्लास्टिंग करना है। जनरली 12 mm करते हैं, तो ये पता है। तो हमने 12 mm यहाँ फिक्स कर लिया, तो वो क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो जो दीवार का एरिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, और उसको हम लोग 12 से फिर मल्टीप्लाई करके उसका निकालेंगे। तो अल्टीमेटली उसको आना किस में है, मीटर क्यूब में आना है ना, क्वांटिटी जो लास्ट में आएगा वो मीटर क्यूब में ही आएगा जब आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा। प्लस आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है, जब आप एस्टिमेट याद होगा, जब प्लास्टिक वगैरह करते हैं तो जो ओपनिंग्स होता है ना, ब्रिक वर्क में यस भी सर। ये इम्पोर्टेंट है कि ओपनिंग वगैरह को ध्यान में रखना है। ओपनिंग जो है उसको घटाना होता है डिडक्शन ना, करेंगे यस। यस सर। डिडक्शन। तो जो डोर्स है, विंडोज, जो वेंटिलेशन का सिस्टम है, ये सबको घटाना पड़ता है। तो ये सब है। ठीक है,
Yes. बाकी स्पेसिफिकेशन बहुत सारे कोड्स अवेलेबल है, ठीक है, इसके ऊपर मतलब इस सब के लिए, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बट ठीक है, इतना नहीं जाना है आपको। सिंपल आप ये समझिए कि आपको क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। उसमें आपने लिखा है कि मटेरियल क्या यूज करना है, तो उसमें हमने लिख देंगे सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। उसमें आपको लिखा रहेगा कि 1:4 लिखा है, 1:3 लिखा है, 1:6 लिखा है, तो उसको हम लिखेंगे कि 1 मतलब क्या हुआ, सीमेंट हुआ, और 4 मतलब सैंड हुआ। तो 1 मतलब जो सीमेंट हुआ उसका क्या वॉल्यूम लेंगे, सैंड है तो उसको क्या वॉल्यूम लेंगे, किस चीज में मेजर करेंगे, तो हम लोग जो बॉक्स कंटेनर उसमें उसका मेजर कर लेंगे। जो एक बॉक्स कंटेनर यूज करेंगे उसका जो साइज होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो इक्विवेलेंट टू 1 बैग ऑफ सीमेंट होना चाहिए, ताकि इजी होगा मिक्स करना। तो वो होना चाहिए। फिर मिक्सिंग की बात करेंगे, जो मोटार मिक्स होगा कैसे मिक्स करेंगे, हैंड मिक्सिंग है, मशीन मिक्सिंग है, वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो ये सब Yes, चीज sir. आप लोग उसमें लिखेंगे, स्पेसिफिकेशन जब लिखेंगे तो। और फिर लास्ट में आप ये लिखिएगा कि मेजरमेंट कि कैसे किया जाएगा। तो द प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो उसका उस लिख देंगे आप, क्योंकि उसको थिकनेस आपको पता है। तो इस तरह का आप इसको नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। सब स्पेसिफिकेशन का अलग अलग नोट्स बना के तैयार कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन पूछे बोर्ड में तो उसको लिख देना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के Yes, लिए sir. तो बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए जो है पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, तभी ये चीज खत्म नहीं होगा कि स्पेसिफिकेशन का खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोल रही, बहुत है। एक एक वर्क के लिए मैंने बोला, एक एक एक्सक्यूशन हो, एक कंक्रीट वर्क हो, एक एक वर्क के लिए आपको 1000 को मिलेगा स्पेसिफिकेशन अलग अलग। तो अभी स्टेट की बात करें, एक स्टेट की दूसरे स्टेट में जाए थोड़ा और चेंज होता है, कहीं और चेंज होता है। तो एक आइटम ऑफ वर्क में आपको 1000 तरह का स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो साइट कंडीशन है उसके बेसिस पे आपको काम करना है, कि आपको किस तरह का स्पेसिफिकेशन का जरूरत है, उसी तरह का स्पेसिफिकेशन आप चूज करेंगे और उसको आप लोग यूज करेंगे अपने एस्टिमेट में। तो ये सब ध्यान रखना है। तो जो प्लास्टिंग वर्क है, ठीक है, इसमें आपको जो मटेरियल वगैरह लिखना है वो लिख लीजिए। जो भी इसका प्लास्टिंग करते हैं, तो जो उसके बाद कोटिंग है सीमेंट का जो कोट देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह में, वो चीज भी हो सकता है, वो क्या है नहीं है, तो वो सब देखना होगा। जो इसके फोल्डिंग का है, जैसे होता है ना दीवार में कैसे इसके फोल्डिंग बना के लोग प्लास्टर करते हैं, ठीक है, वो सब है। तो सारा चीज इसमें आएगा, है ना। जो भी इसके फोल्डिंग का यूज है, जैसे बांस है, देखते होंगे वुड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, प्लाई वगैरह यूज करते हैं, तो वो चीज है, या कुछ और यूज कर रहे हैं, तो वो सब आपका प्रोविजन देखना है, वो सब चीजें को, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं जो होता है डेकोरेटिव वर्क वगैरह के लिए होता है, तो उसके लिए अलग से लिखा रहता है, जैसे व्हाइट सीमेंट का प्लास्टर करना है, ये करना है, तो उसके लिए अलग से पेमेंट बनता है, उसका अलग वो आइटम हो गया। तो जनरली जो प्लास्टिंग का वर्क है उसमें क्या आ जाएगा, आपका जो प्लास्टिंग सिंपली है, आउटर इंटीरियर एरिया हो गया किसी बिल्डिंग का, या मान लीजिए कोई भी और भी वर्क की बात करें जहाँ प्लास्टिक की नीड है, तो उस तरह से, ठीक है। कहीं कहीं Yes, से sir. व्हाइट वॉशिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब चीजें अलग है। व्हाइट वॉशिंग और ये सब चीज अलग से आएगा, ये सब प्लास्टिक में एडअप नहीं होगा, ये सब आएगा तो अलग से आएगा। या आपको मेंशन रहेगा कि जो प्लास्टिंग कर रहे हैं आपको उसमें ये भी करना है, ठीक है, तब जाके आपको करना हो, उस तरह का अगर स्पेसिफिकेशन है तो आपको वो करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए ब्रिक वर्क लिखा हुआ है, और ब्रिक वर्क में आपने ऐसा स्पेसिफिकेशन चूज किया है कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको पॉइंटिंग भी करना है, जो ग्रूव वगैरह होते हैं उसको शेप में भी लाना है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा उसी में। और अगर सेपरेट लिखा हो तो सेपरेट होगा। कहीं कहीं पॉइंटिंग वर्क वगैरह काम में आता है, डेकोरेटिव जो वर्क होता है, डेकोरेटिव पॉइंटिंग में जो होता है, ब्रिक का जो जॉइंट्स होता है उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, तो उसके लिए अलग से आइटम बनेगा, उसके लिए अलग से पेमेंट होगा। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, जो पॉइंटिंग वर्क होगा जनरली जो देखिए आपको दिखेगा, इस तरह की वर्क की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप को देख रहे हैं भर रहा है ना, इसको शेप में लाया जाता है, इसी को पॉइंटिंग बोला है। ये बहुत तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका आइटम बनता है, स्पेसिफिकेशन बन सकता है। तो इसमें जनरली आपको क्या लगेगा, मसाला लगेगा जो भी सीमेंट मोटार का, तो वो चीज़ आपका यहाँ रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ मोटार कैसे करेंगे, ठीक है, क्या मिक्सिंग करेंगे नहीं करेंगे, तो वही सब चीज़ें हैं। प्लस इसका जो
मेजरमेंट होगा जो पॉइंटिंग का वो किस में होगा, स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक है, जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो होगा स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो इसके बारे में आप लोग देखिए, सबका छोटा छोटा स्पेसिफिकेशन है, सबको आप लोग एक नोट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि स्पेसिफिकेशन ऑफ आरसीसी दिस लिखिए, बीम के लिए लिखिए, स्लैब के लिए लिखिए। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे इसको। ठीक है, और उसको करके कोई ग्रुप में भेज सकते हैं आप लोग। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पर भी कर लीजिए। ये तो अभी असाइनमेंट हुआ ना, एक ही